नमस्कार दोस्तों। और आप सभी का हिंदी कक्ष में स्वागत है। आपके अनुवादक हरमीत सिंह और साक्षी मल्होत्रा आपका स्वागत करते हैं। और आइए एक पुष्टि कर लेते हैं। और अगर आप लोगों को मेरी आवाज ठीक प्रकार सुनाई दे रही है तो चलिए एक प्रतिपुष्टि देकर हम सत्र शुरू करते हैं। और इवान कह रहे हैं कि आप सभी को नमस्कार। और मैं यहाँ पर बहुत खुश हूँ कि अगर आप चैट बॉक्स में ये जरूर लिखें कि आप कौन से देश से हैं। और मुझे मालूम है कि हम लोग एक अंतर्राष्ट्रीय कंपनी है, तो मैं आप सभी का स्वागत करना चाहता हूं। और मैं यहाँ पर आपका बेलारूस से स्वागत करता हूं। और मैं आपको सबसे पहले अपने बारे में बताऊंगा। मेरा नाम इवान पोलियोनचिक है और मैं एक प्रमाणित शैक्षिक मनोवैज्ञानिक हूं। और काफी समय से मैं सक्रिय बिक्री में रहा हूं। 2012 से मैंने अपना खुद का कार्य शुरू किया, खुद का काम शुरू किया, खुद का व्यवसाय शुरू किया। और 2014 से मैं एक निवेश की दुनिया से जुड़ा। उसके बाद 2015 में मैं डायरेक्ट बिक्री के व्यवसाय में था। और वहां पर मुझे जो कमीशन मिलती थी, मैंने कुछ किताबें खरीदी, अनुभव लिया और मैंने निवेश के बारे में ज्यादा जानकारी प्राप्त की। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि 2012 से ही मैं बहुत ही ब्लॉकचेन उद्यमी था। और मुझे जो ब्लॉकचेन के ऊपर बिटकॉइन ने काफी प्रभावित किया। 2018 में जो बिटकॉइन था वो बहुत महंगा हो गया था और मैं भी उसमें निवेश के लिए और अधिक दिलचस्पी मुझे हुई, रुचि मुझे हुई। और उसके बाद तब से मैं जो हूँ ब्लॉकचेन के साथ जुड़ा हुआ हूँ। मैं बहुत सारे प्रशिक्षण देता हूँ जहां पर मैं लोगों को इस प्रौद्योगिकी के बारे में बताता हूँ। मेरे पास जो जानकारी है उसको साझा करता हूँ। मैं एक बिजनेस कोच हूँ, साथ ही साथ प्रेरक वक्ता भी हूँ और मेरी अपनी एक टीम भी है और काफी बड़ी मेरी संरचना है। और साथ ही साथ मैं जो मुझे खेल कूद में भी बहुत रुचि है और मैं हाल ही में 5642 मीटर ऊंची एल्ब्रोस की चोटी पर मैंने जो है वो पर्वतारोहण किया है। तो आइए चलिए यहाँ पर हम चलते हैं और देखते हैं, क्रिप्टो करेंसी के बारे में जानते हैं। और आज की तारीख के हिसाब से मई 2021 के, माफ कीजिएगा, आंकड़ों तक तो यहाँ पर जो पूंजीकरण है क्रिप्टो करेंसी बाजार का वो $2 ट्रिलियन के लगभग पहुंच चुका है। और जो लोग इस उद्योग से जुड़े हुए थे या जुड़े हुए हैं, और उनकी संख्या अगर मैं बात करूं तो वो 50 मिलियन से भी ज्यादा है। तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपको वाकई इस शीर्षक और इस उद्योग के अंदर एक गहरा गोता खाना होगा ताकि आप इसको अच्छे से समझ सकें। अगर आप मेरी बात से सहमत हैं तो प्लस दबाकर इसकी पुष्टि कीजिए। आप YouTube के चैनल के साथ भी आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो हमारी जो बैठक है ये कोई पहली बैठक नहीं है। और जो पहला चरण था इस पाठ्यक्रम का वो वाकई एक प्रकार से शुरुआती या शुरुआत पहल थी जो कि आज से पहले इस शीर्षक के ऊपर कभी नहीं हुई थी। और इसीलिए बहुत सारे प्रश्न भी थे। और जब हमने पहला पाठ्यक्रम पूरा किया, एक परीक्षा ली, और उसके बाद हम लोगों को जो हमें जो अ, उसके बाद जो अंक हुए आए उस परीक्षा में वो काफी अच्छे थे और काफी आश्चर्यचकित करने वाले भी थे। और बहुत सारे लोगों को उसके दौरान
उनको उपहार मिले। और मुझे लगता है कि आने वाले समय में 1 या 2 महीनों में सभी को उनके उपहार मिल जाएंगे। तो आप लोग जो ऑर्गेनाइजर्स हैं उनसे आप बात कर सकते हैं और आप अपने उपहारों को प्राप्त कर सकते हैं, पुरस्कारों को प्राप्त कर सकते हैं। मुझे लगता है और मुझे मालूम है कि आप सभी को उपहार पाना अच्छा लगता है। तो इस सत्र के अंत में, जैसा कि ये जो पाठ्यक्रम है, ये अ, बहुत सारी कक्षाओं में बहुत सारे सत्र होंगे और उसके बाद एक परीक्षा होगी, ताकि आपकी जानकारी को हम लोग उसकी परीक्षा ले सकें कि आपने कितना सीखा है। और उसके बाद आपको प्रमाण पत्र दिया जाएगा। तो यहाँ पर आइए सबसे पहले देखते हैं कि ब्लॉकचेन क्या है और ब्लॉकचेन के फायदे क्या क्या हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर जो अवधारणा है ब्लॉकचेन की, कॉन्सेप्ट है, उसके बारे में हम बात करेंगे कि किस प्रकार से टोकन का भंडारण होता है ब्लॉकचेन के ऊपर, ब्लॉकचेन की सुरक्षा ये क्या है, इसके बारे में बात करेंगे। और हम लोग बात करेंगे कि आपको ब्लॉकचेन के इस्तेमाल करने के, इस प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करने के आपके क्या क्या फायदे हैं। तो आप जब इन सभी चीजों को जान जाएंगे तो मैं ये मान सकता हूं और मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोग जो हैं वो वाकई जो है आर्थिक रूप से स्वतंत्र हो पाएंगे, आप आर्थिक रूप से ज्यादा कमा पाएंगे। अगर आप मेरी बात से सहमत हैं तो प्लस दबाकर इसकी पुष्टि कीजिए। हम लोग और शीर्षकों के ऊपर भी जाएंगे और वहां पर आपको एक व्यवहारिक जानकारी भी दी जाएगी, प्रैक्टिकल नॉलेज भी दी जाएगी। तो ये हमारा कार्यक्रम है और ये पूरे के पूरे पाठ्यक्रम के बारे में हमने आपको बताया है। आइए अगली स्लाइड के ऊपर से शुरू करते हैं। तो यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि ये सब विकसित कैसे हुआ, शुरुआत कैसे हुई। तो आज जो ब्लॉकचेन हमारे पास है वो वाकई नतीजा है कि जो जो विकास इस प्रौद्योगिकी के ऊपर अतीत में हुआ। और यहाँ पर हम लोग बात करते हैं सबसे पहले भंडारण की, स्टोरेज की। और ये जो सूचना का भंडारण था, तो उससे सारी चीजें शुरू हुई। लोग अपने डेटा को, अपने पिक्चरों को, अपनी जानकारी को, कुछ भी जानकारी को वो भंडारण करना चाहते थे। और वो चाहते थे कि लोग जो हैं वो उसके ऊपर लिखना चाहते थे। जैसे आदिकाल के अंदर मानव जो था वो पत्थरों के ऊपर चित्र बनाकर उसको रखता था। तो और एक दिन फिर कागज और कलम का विकास हुआ और लोग जो थे वो अपनी जानकारी को कागज के ऊपर लिख कर संरक्षित करना शुरू किया। तो सबसे पहले कुछ कागज के पन्ने, उसके बाद फिर कार्य पुस्तिकाएं, और उसके बाद इन सभी चीजों का विकास हुआ। फिर बाद में अगर हम देखेंगे तो डिजिटल मीडिया का इस्तेमाल हुआ कि जो भी भंडारण है, स्टोरेज है, उसका इस्तेमाल करने में। जैसे कि आपके पास फ्लॉपीज आती थी, सीडीज आती थी, डिस्क्स आती थी, और आज की तारीख में हम लोग क्लाउड टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं और आपके पास सारा का सारा डेटा जो है वो मौजूद है। तो यहाँ पर जो सारी जानकारी है आज की तारीख में वो क्लाउड के ऊपर संरक्षित है। तो ये एक कुंजी थी, अगर आप वाकई सीखना चाहते हैं या समझना चाहते हैं कि शुरुआत कहाँ से हुई। और वाकई में अगर आप तो पीछे इतिहास पे नजर मारेंगे तो आप देखेंगे कि जो धार्मिक ग्रंथ थे उनको भी लिखा गया, और उसके बाद पुस्तकालय बने, और उसके बाद वो पुस्तकालयों में बहुत ज्यादा जानकारी किताबों के रूप में संरक्षित होती थी। आज की तारीख में अगर आपको कुछ भी जानकारी चाहिए तो आप केवल कुछ बटन दबाएंगे और आपको सभी जानकारी आपको प्राप्त होगी। तो यहाँ पर जो भी जानकारी आपको चाहिए वो यूजर फ्रेंडली हो गई है, आप आराम से उस तक पहुंच बना सकते हैं। और साथ ही साथ इसी के साथ साथ जो ये उद्योग है, ये उद्योग भी विकसित हुआ। और इससे पहले जो लोग थे वो जो एक प्रकार से विनिमय का कारोबार भी शुरू हुआ। पहले लोग क्या करते थे, पहले लोग अगर एक दूसरे से जब चीजें लेते थे तो वो एक दूसरे से विनिमय करते थे। कोई किसी को समुद्र की सीप देता था, कोई अनाज ले लेता था, तो इस प्रकार से लेन देन चलता था।
लेकिन अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो लोग जो हैं वो लोग आज की तारीख में रोकड़ को छोड़कर वो डिजिटल तरीके से यानी कि कार्ड्स के माध्यम से अपना भुगतान करते हैं। आप आज की तारीख में अपने मोबाइल के माध्यम से भी आप अपने मोबाइल से भी अपना भुगतान कर सकते हैं। अगर आप के पास स्मार्टफोन है तो आपने अगर कभी भी स्मार्टफोन के जरिए आपने खरीदारी की है तो मुझे 5 दबाकर इसकी पुष्टि कीजिए। तो इसका मतलब केवल यही है कि आज प्रौद्योगिकी यहां तक पहुंच चुकी है। तो ये सारी की सारी चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। प्रौद्योगिकियां, टेक्नोलॉजीज जो है उनका विकास हुआ है और यहाँ पर नई नई प्रारूप में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। तो आप अपने डेटा को संगठित करने के लिए एक अलग अलग तरीके से आप नया प्रारूप या नए तरीके से उसको संरक्षित कर रहे हैं। अगर आप देखें तो आज की तारीख में आप जो है इन सभी चीजों का जो विकास है, जो एवोल्यूशन है, हम लोग आज की तारीख में बहुत आराम से इन चीजों तक पहुंच बना सकते हैं। एक उदाहरण देते हैं, यदि आप अपने जीवन को 10 या 15 साल पहले से तुलना करेंगे तो आपको पता चलेगा कि उस समय कोई इंटरनेट नहीं होता था और हम लोग क्या इस्तेमाल करते थे। हम लोग उस समय लैंडलाइन का इस्तेमाल करते थे, एमटीएनएल बीएसएनएल के फोन का इस्तेमाल करते थे। और उस समय जो इंटर तो बहुत सारे लोग शायद जो हैं वो जान पाएंगे जो कि थोड़े से जिनकी उम्र 40 साल के आसपास है, तो वो पहचान पाएंगे कि इंटरनेट से पहले का युग कैसा था और आज का युग कैसा है। लेकिन यही अगर आप बेटी की बात करते हैं तो मेरी बेटी के हाथ में आज, बल्कि जब वो पैदा हुई थी तभी से उसके पास ये प्रौद्योगिकी की चीजें हैं जैसे आईपैड, फोन। और वो इस चीज के ऊपर वो कल्पना भी नहीं कर सकते कि इंटरनेट से पहले भी कुछ होता था। और अगर यही बात मैं अपने नाती पोतों की करूं तो शायद उनको ये नहीं पता होगा या वो इस चीज पे विश्वास नहीं करेंगे कि इंटरनेट जो था वो इस प्रकार तारों के जरिए आता था और मॉडेम के जरिए आता था। तो आइए चलिए इसी प्रकार हम आगे चलते हैं और ब्लॉकचेन के बारे में बात करते हैं। तो ब्लॉकचेन जो है वो सूचनाओं का भंडारण और प्रसंस्करण करने की एक तकनीक है। तो यहाँ पर जो लेन देन के रूप में जो जानकारी है वो एक ब्लॉक के रूप में दर्ज की जाती है और यहाँ पर उसी जो आप का जो ब्लॉक दर्ज किया जाता है उसका रिकॉर्ड रखा जाता है। सरल भाषा में अगर हम बात करें, जिसको मैं हमेशा बताने की कोशिश करता हूं, तो आपके पास एक पुस्तिका है और उसके अंदर आप किसी भी लेन देन की जानकारी लिखते हैं, जैसे कि आपकी आय क्या है, आपके खर्चे क्या हैं, आपने कौन सी मूवी देखी, और कौन सी चीजें आपको पसंद हैं, आपके पास आपकी कार्य पुस्तिका है, ये आप कहीं खो देते हैं तो इसका मतलब आपकी सारी की सारी जानकारी जो है वो खो गई है। लेकिन ब्लॉकचेन पर ऐसा नहीं होता। क्यों? क्योंकि ब्लॉकचेन के ऊपर जो भी व्यक्ति वैश्विक तौर पर ब्लॉकचेन से जुड़ा हुआ है वो जानकारी जो है उसके पास भी है। तो यहाँ पर वो केवल और केवल अपनी जानकारी उसके पास नहीं पड़ी हुई, बल्कि वो सभी की जानकारी कारी जो है वो उसके अंदर अर्जित कर रहा है। आप ये मान सकते हैं कि ये एक सामूहिक कार्य पुस्तिका है और अगर आपने कभी अपना रिकॉर्ड खो दिया तो आप इस सामूहिक कार्य पुस्तिका पर जाकर चीजों की कॉपी या प्रतिलिपि बना सकते हैं। तो यहाँ पर किसी को ये नहीं पता कि किसकी कौन सी एंट्री है। और यहाँ पर ये सोच समझने के लिए कि किस प्रकार से डेटा स्टोरेज की जो प्रौद्योगिकी है वो बदल रही है, ये मुझे बहुत आश्चर्यचकित करता है। और जब मुझे इस बारे में पता चला तो मुझे इस प्रौद्योगिकी ने बहुत प्रेरणा दी और मैंने इसके बारे में और जानना शुरू किया और जानते जानते मैं इसके ऊपर इसका विशेषज्ञ बन गया। आइए अगली स्लाइड के ऊपर चलते हैं। तो यहाँ पर एक जो मुख्य घटक यहाँ पर मौजूद है वो ये है और जिसको आपको समझना है।
कि ब्लॉकचेन एक ऐसी प्रौद्योगिकी है जो कि हमारी समझ को, जिस प्रकार से हम डेटा का भंडारण करते हैं या डेटा का एक्सचेंज या विनिमय करते हैं, उसको बदल डालेगा। बहुत सारे लोग आज की तारीख में ये कहते हैं कि आप किसी व्यक्तिगत डेटा की बात करें, और किस प्रकार से मैं इसको शब्दों में डालूं, तो ऐसा है कि बहुत सारे लोग जो हैं वो अपनी एक जगह बनाना चाहते हैं, और आज हमारा जो व्यक्तिगत डेटा है वो सोशल मीडिया के जरिए साझा होता है। चाहे वो व्हाट्सएप हो, वो टेलीग्राम हो, वो फेसबुक हो। और हम लोग चूंकि ऑनलाइन है, तो इसीलिए आप सारी चीजों के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप अपने दोस्त का पहला नाम, उपनाम, अपने अपने परिजनों का नाम, अपने पड़ोसियों का नाम आप अगर टाइप करते हैं, तो आपको इंटरनेट पर उनकी जानकारी मिल जाती है। और अगर आप किसी सुशोभित कंपनी के बारे में जानना चाहते हैं या किसी प्रसिद्ध व्यक्ति के बारे में जानना चाहते हैं, तो आप ये इंटरनेट के माध्यम से कर सकते हैं। और इसीलिए जो लोगों के जो रिश्ते हैं, जो लोगों के, या यूं कह लीजिए कि जो आर्थिक रिश्ते हैं या आर्थिक संबंध हैं, तो उन आर्थिक संबंधों के अंदर गति की बहुत बड़ी भूमिका है। आप किस गति पर आप विनिमय करते हैं, एक्सचेंज करते हैं, ये जरूरी है। और ये काफी प्रासंगिक बन जाता है, रेलेवेंट बन जाता है कि जो लोग, जो पार्टीज हैं, वो एक दूसरे के साथ व्यवसाय कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, और वो विश्वास करना चाहते हैं कि उनको उनका भुगतान मिलेगा। और जो भुगतान करने वाले ग्राहक हैं, वो इस बात पे विश्वास करना चाहते हैं कि व्यवसाय उनको उत्पाद और सेवाएं मुहैया कराएगा। और आज की तारीख या आज की हमारी संरचना के अंदर, हमारे समाज के अंदर बहुत सारे लोग जो हैं वो पारंपरिक आर्थिक संरचना या आर्थिक प्रणाली से बहुत खुश नहीं है, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें जो है वो नहीं है, विश्वास नहीं है, गति नहीं है। और इसीलिए लोग जो हैं वो ब्लॉकचेन के ऊपर आना चाहते हैं। लोग चाहते हैं कि उनकी जो डेटा प्रोटेक्शन है, जो डेटा की जो सुरक्षा है, वो काफी हद तक उनके लिए एक घटक बन जाता है, जिसके लिए वो ढूंढना चाहते हैं एक ऐसा विकल्प जो कि उनके डेटा की सुरक्षा कर सके। वो ये नहीं चाहते कि लोगों को ये पता ना चले कि किसने कौन सी जो लेन देन है वो किया है। और मुझे लगता है कि जिस प्रकार हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, जिस प्रकार हम विकास कर रहे हैं, उस प्रकार बहुत शीघ्र बहुत सारे देश जो हैं वो अपने सेवानिवृत्त लोगों को जो है, जो पेंशन है, वो भी क्रिप्टो में देने वाले हैं। और एक बार फिर से मैं दोहराना चाहता हूं कि ब्लॉकचेन जो है वो हमारा भविष्य है। और ऐसा नहीं हो सकता कि आप उसको अनदेखा कर कर आगे चले जाएं। यदि आपके पास अभी तक क्रिप्टो वॉलेट नहीं है, आपको ये नहीं पता है कि ब्लॉकचेन किस प्रकार कार्य करती है, तो आने वाले समय में आपको ये पता चल जाएगा, क्योंकि इसके बिना आपका कोई कार्य नहीं होगा। लेकिन अगर आप हमारे पाठ्यक्रम के साथ जुड़ते हैं, तो आपको ये सारी चीजें आनी चाहिए। आप लोगों को पता होना चाहिए कि किस प्रकार आप वॉलेट बना सकते हैं, किस प्रकार आप ब्लॉकचेन के ऊपर लेन देन कर सकते हैं, और कुछ उपहार भी पा सकते हैं। तो आइए इतिहास के ऊपर चलते हैं। तो ब्लॉकचेन जो ये है, ये 2008 के समय शुरू हुआ। और आपको अगर याद हो तो उस समय बहुत संकट, आर्थिक संकट आया था। मॉर्टगेज यानी कि गृह ऋण जो था, उसकी वजह से बहुत बड़ा संकट था। और ये संकट यूएस से शुरू हुआ। और एक सतोशी नाकामोटो जो थे, उन्होंने अपने नाम के जरिए, अपने नाम से उन्होंने इस प्रौद्योगिकी को दुनिया के सामने रखा। और ये जो इनका नाम था, ये रहस्यमयी नाम था। तो यहाँ पर उन्होंने बताया कि देखिए, ये जो जो ब्लॉकचेन है, ये
एक ब्लॉक से शुरू होती है। और उन्होंने श्वेत पत्र यानी व्हाइट पेपर जारी किया और उन्होंने ब्लॉकचेन के ऊपर बारे में सारी चीजें बताई कि उसका पहला ब्लॉक कौन सा था। और उसके बाद जो पहली क्रिप्टो करेंसी थी जिसके बारे में मैंने आपको बताया वो बिटकॉइन है। लेकिन आज की तारीख में बहुत सारी ब्लॉकचेन्स हैं और बहुत सारे सिक्के हैं, बहुत सारे कॉइन्स हैं, और ये जो उद्योग है ये बढ़ रहा है। और 2008 के बाद से केवल 15 साल ही हुए हैं, लेकिन इन 15 सालों में हम लोगों को क्या पता चल रहा है कि पहले 5 साल के अंदर क्रिप्टो करेंसी जो थी, जिसके बारे में लोग वाकई कुछ नहीं जानते थे, वो अनभिज्ञ थे। और हमारे जो उस समय जो लोग इस तक पहुंच बना पा रहे थे, वो थे जो प्रौद्योगिकी के बारे में जानना चाहते थे, जो काफी दिलचस्पी दिखा रहे थे, और वो टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए थे। लेकिन अगले 5 सालों के अंदर ऐसे लोग भी जुड़े जो कि मेरी तरह थे, जिनको जिनको रुचि थी ब्लॉकचेन के ऊपर और वो प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम करना चाहते थे। धीरे धीरे जो ब्लॉकचेन के जो प्रोजेक्ट्स थे वो बढ़ते गए, और धीरे धीरे आज की तारीख में शायद 11,000 से ज्यादा ब्लॉकचेन्स हैं और अलग अलग सिक्के हैं। अलग अलग राज्यों के, अलग अलग देशों के अलग अलग कानून हैं, और हर रोज कानून बदल रहे हैं, प्रकाशित हो रहे हैं। बताया जा रहा है कि कौन सी कंपनी पंजीकृत कहाँ पर हो सकती है, और अगर आप अपनी ब्लॉकचेन लॉन्च करना चाहते हैं, क्रिप्टो करेंसी लॉन्च करना चाहते हैं, तो क्या क्या कानून है। अब बैंक भी हैं, वो भी इस प्रौद्योगिकी के अंदर दिलचस्पी दिखा रहे हैं। बहुत बार कई बार ऐसा भी हुआ है कि लोग या कुछ जो लोग हैं, जो आंतरिक वोटिंग होती है, वो भी ब्लॉकचेन के ऊपर करने की कोशिश कर रहे हैं। और अभी तक ये प्रौद्योगिकी जो है वो यहीं तक पहुंची है। लेकिन हाल ही के अंदर जो ब्लॉकचेन के लेने वाले उद्योग में और व्यक्तिगत रूप में काफी लोग हैं। 2017 में जब जब बिटकॉइन $40,000 का हो गया था, माफ कीजिएगा, $20,000 का हो गया था, तो लोगों को दिखा कि इसकी आर्थिक क्षमता क्या है। और बहुत सारे लोग जो हैं उन्होंने इसकी अटकलें लगाई कि ये बहुत शीघ्र एक ग्लोबल करेंसी बन जाएगी। और बहुत सारी कंपनियां आज डिजिटल करेंसी का इस्तेमाल करती हैं, डिजिटल मुद्रा का, जैसे एप्पल, टेस्ला। और मुझे बहुत सारे ऐसे केसेस भी पता है जहां पर शायद ये गैसप्रॉम की बात है, जब जब एरोफ्लॉट के कंपनी के जो विमान थे, उन्होंने ब्लॉकचेन का इस्तेमाल किया और ईंधन भरने के लिए। और ये वो एक ऐसी एप्लीकेशन थी कि जिसके जरिए वो ईंधन भरवाते थे विमान में और ब्लॉकचेन से उसका भुगतान करते थे। मैं स्कोकोवा के एक गोष्ठी में था और वहां पर मैं बैंकर्स से मिला, जो लोग बैंक में काम करते हैं, और वहां पर पूरा का पूरा बहुत बहुत ज्यादा लोग थे जो कि इस उद्योग से जुड़े हुए थे। और वहां पर लोग बता रहे थे कि किस प्रकार से आर्थिक क्षेत्र के अंदर, यानी कि बैंकिंग क्षेत्र के अंदर भी ब्लॉकचेन उपयोगी सिद्ध हो सकता है। तो ये सारी चीजें आपको इसलिए बताई जा रही हैं ताकि आपको इनके लाभ पता चलें। अगली स्लाइड पर चलते हैं। तो अगली स्लाइड के ऊपर देख रहे हैं कि तो सबसे बढ़िया जो चीज होती है वो है विकेंद्रीकरण। और मुझे इसके बारे में सबसे अच्छी चीज ये लगती है कि यहाँ पर एक केंद्र नहीं है पूरे ब्लॉकचेन का। सारी की सारी जो एंट्रीज होती हैं, जो लेन देन होता है, वो एक बड़े नेटवर्क के ऊपर होता है। और यहाँ पर ये हो सकता है कि जो सरकारें हैं या जो रेगुलेटरी बॉडीज हैं, ये चीज उनको पसंद ना आए, और ऐसा हो भी रहा है। लेकिन जो सुरक्षा के मामले में और जो संरक्षण के मामले में ब्लॉकचेन काफी ज्यादा लाभदायक है। उसके बाद आपसे बात करेंगे कि जो लोग बीच में काम करते हैं, बिचौलिए होते हैं, तो उनका ब्लॉकचेन जो है वो ब्लॉकचेन ने
उनका कार्य खत्म कर दिया है। पहले बैंकिंग जो था वो बिचौलिए के रूप में दो पार्टीज के बीच में काम करता था, लेकिन यहाँ पर ब्लॉकचेन जो है वो बैंकिंग की पूरी जरूरत को हटा देता है। और इसीलिए ब्लॉकचेन की सबसे बड़ा फायदा यह है कि उसके अंदर गति बहुत ज्यादा है। और पारंपरिक बैंकिंग जो है वो हम लोगों को सक्षम नहीं बनाती कि हम लोग बड़े बड़े लेन देन जो है वो बहुत शीघ्र कर सकें। कुछ कुछ ना कुछ जो है वो लिमिटेशंस, यानी कि जो जो हम लोगों को नुकसान है उन सब चीजों से अवगत कराते हैं। और आगे चलते हैं तो ब्लॉकचेन का लाभ ये भी है कि यहाँ पर आपको पूरी सुरक्षा मिलती है और गोपनीयता मिलती है, और इसके ऊपर कोई भी कमीशन जो है वो आपको नहीं देना पड़ता। तो आप जो है आप कोई भी जानकारी या कोई भी मुद्रा किसी भी दुनिया के कोने के अंदर खड़े होकर आप कर सकते हैं। और ये आपकी जो पारंपरिक बैंकिंग है ये आपकी पहुंच यहां तक नहीं बना सकती। अब बहुत सारी अटकलें लगाई जाती हैं कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि जो ब्लॉकचेन है वो गोपनीय है, पर मुझे लगता है कि ब्लॉकचेन वाकई में जो है वो गोपनीयता तो इतनी ज्यादा नहीं बल्कि पारदर्शिता को ज्यादा बढ़ावा देती है। मुझे पता चलता है कि सारी की सारी चीजें जो हैं वो मेल खाती हैं। मुझे ये, जैसे कि अमेरिकन इकोनॉमी है, इसने पिछले साल 20% जो है वो पिछले 10 सालों में जितना उन्होंने पैसा प्रकाशित किया है, 20% उन्होंने पिछले साल ही प्रकाशित कर लिया है। और सुरक्षा के मायने में ब्लॉकचेन का कोई सानी नहीं है। और जिस प्रकार से इंक्रिप्शन की जाती है तो यहाँ पर आप जो है हैक नहीं कर सकते हैं, और इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। और साथ ही साथ जो खनन है वो खनन करने से आप पैसा कमा सकते हैं ब्लॉकचेन के ऊपर, और आप जो है अतिरिक्त आय भी कमा सकते हैं। और आप जो है ब्लॉकचेन की प्रौद्योगिकी को अगर आप रखते हैं, जैसे कि हम लोग सभी इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं, आप कल्पना कीजिए कि आप जब भी एक इंटरनेट के पेज को खोलते हैं, एक पृष्ठ को खोलते हैं, तो आपको एक सेंट दिया जाता है। तो क्या आप सक्रिय रूप से आप इंटरनेट पर नहीं बैठे रहेंगे क्योंकि आपको उसके लिए प्रेरणा मिल रही है, पैसा मिल रही है? उसी प्रकार लोग ब्लॉकचेन प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करते हैं, और इस इस्तेमाल करने पर उनको पुरस्कार प्राप्त होता है। अब कितने लोग हैं वो चाहेंगे कि जितना वो ब्लॉकचेन को इस्तेमाल करें उनको और आए हो? तो अगर आप चाहते हैं तो आप प्लस दबाकर इसकी पुष्टि कीजिए। और सबसे ज्यादा लोकप्रिय जो विकल्प है वो बिटकॉइन है, और इसलिए नहीं क्योंकि ये जो है ये पहली करेंसी थी या पहली मुद्रा थी, बल्कि ऐसा ये इसलिए भी है क्योंकि यहाँ पर ये जो प्रौद्योगिकी है वो बहुत अलग है। और साथ ही साथ आपको ये भी बताना चाहेंगे कि केवल और केवल 21 मिलियन टोकन या 21 मिलियन ही बिटकॉइन जो है वो जारी किए जा सकते हैं, और आखिरी बिटकॉइन जो है वो जारी किया जाएगा 2045 के अंदर। तो अब आपको मालूम है कि जो किस प्रकार से जो खनन है बिटकॉइन का, उसको खनन करने के लिए लोग आज जो है वो बहुत बड़ी बड़ी प्रौद्योगिकियों का इस्तेमाल कर रहे हैं। इंडस्ट्रियल फार्म भी इस्तेमाल हो रहे हैं। और मुझे लगता है कि आगे चलकर जो बिटकॉइन है वो और महंगा होगा, क्योंकि इसकी जो जो इसकी जो जारी करने की जो जो जारी करने की गिनती है वो बहुत कम रहेगी। और आने वाले समय में जब ये सभी जारी हो जाएंगे तो इसकी एक अनूठा मूल्य इसका रहेगा। उसके बाद आते हैं इथेरियम का। इथेरियम जो है वो एक ऐसी डिजिटल मुद्रा है जो कि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स को ब्लॉकचेन के ऊपर शुरू कर सकती है, उसको उसको चला सकती है, प्रचलित कर सकती है। और इसको शुरू करने वाले थे मेटालिक बुचरिंग जो कि रूस के हैं। और ये
जो प्रौद्योगिकी है, ये जो नेटवर्क है, ये 2015 में इसकी शुरुआत हुई थी। और इस समय ये जो ब्लॉकचेन है, ये दूसरा सबसे लोकप्रिय ब्लॉकचेन है। और अब जो है मेरे हिसाब से पर्यावरण के लिए ये ज्यादा हानिकारक ना हो, तो इसीलिए इर्थूरियम जो है वो जो है वो पर्यावरण की तरफ ज्यादा ध्यान दे रहा है। और हाल ही के अंदर जो एक और फोर्क आया, उसने 20% इसके मूल्य में इजाफा दिया। अब इसके बाद जो है ईओएस की बात करते हैं। तो ईओएस बहुत दिलचस्प है, क्योंकि जो इसका तार्किक जो सामर्थ्य है वो बहुत अलग है। तो यहाँ पर जैसे कि इर्थोरियम जो है वो, माफ कीजिएगा, जो ईओएस है वो एक प्रकार से विकेंद्रीकृत कंप्यूटर है। और आप जो है पूरे के पूरे संसाधनों का इस्तेमाल करते हैं, यानी कि एक पूल ऑफ रिसोर्सेज, यानी कि संसाधनों का एक पूल है। और यहाँ पर आप इसकी जो क्षमता है वो अपने और जरूरत के हिसाब से बढ़ा सकते हैं। आप इसकी क्षमता बढ़ा सकते हैं, वो भी बिना किसी कमीशन का भुगतान किए, जो कि अपने आप में बहुत ही लाभप्रद और आकर्षक है बहुत सारे व्यवसायों के लिए। और जो हमारा अगला सत्र होगा, सभी जो हमारे सत्र होंगे उसके अंदर आपको इसके बारे में और भी ज्यादा जानने को मिलेगा। चलते हैं अगली स्लाइड पर और जानते हैं ये फोर्क क्या है। तो प्रोग्रामर आमतौर पर किसी अन्य फोर्क को, एक प्रोजेक्ट के प्रोग्राम कोड को कॉपी करके बनाई गई परियोजना को एक प्रकार का फोर्क कहा जाता है। यानी आप एक सॉफ्टवेयर लीजिए, उसकी कॉपी बनाए और उसके अंदर कुछ कार्यक्षमताओं को जोड़े और बस आपके पास फोर्क है। तो ये ऐसा होगा जैसे कि हमारे जो बच्चे हैं वो हमारे फोर्क की तरह है, अगर हम इस प्रकार से इसको समझे बायोलॉजिकल रूप से। और जो पहली प्रौद्योगिकी थी वो बिटकॉइन थी, और इसी प्रकार से बिटकॉइन से किसी तर्क का निर्माण किया गया, कुछ सिद्धांतों का निर्माण किया गया और उसके अंदर कुछ विशेषताओं को जोड़ा गया। और फिलहाल वर्तमान में एक नई ब्लॉकचेन का निर्माण करना, वो भी जो वर्तमान में फोर्क कोड है उसका उपयोग करते हुए, ये एक प्रकार का फोर्क है। तो ये आप मान लीजिए जैसे कि जो क्रिश्चियन धर्म है उसके अंदर ऐसा बोला जाता है कि जो लोगों के वंशज हैं वो ईव और एडम कहलाते हैं। तो यहाँ पर जो बिटकॉइन है वो हमारे सभी ब्लॉकचेन का ईव और एडम है। यानी जैसे भारतीय धर्म में मनु होता है, उसी प्रकार से आप समझ लीजिए जो बिटकॉइन है वो इसका मनु है। और इसी प्रकार से आप इस स्लाइड में देख पा रहे हो जो सबसे प्रसिद्ध ब्लॉकचेन है, जैसे लाइटकॉइन है, बिटकॉइन कैश है, बिटकॉइन एसवी है, क्लासिक है, गोल्ड है, इथेरियम क्लासिक है। तो लाइट कॉइन के बाद एक डॉगे कॉइन भी होता है और इसमें अलग अलग प्रकार के फोर्क देखने को मिलता है। तो जो हमारा अगला सत्र होगा उसके अंदर हम लोग एक सबसे ज्यादा दिलचस्प फोर्क के बारे में जानेंगे, जो कि ईओस का फोर्क है। और वर्तमान में ये सबसे बड़ा फोर्क है ईओस का, जिसके अंदर 9 लाख वॉलेट है उसमें। और ये बहुत ही दिलचस्प सत्र होने वाला है, जिसको एक अलग वक्ता इसके बारे में आपको बताएंगे, लेकिन मैं भी आपके साथ होऊंगा उस समय। और अब हम आगे हैं इस स्लाइड पे, तो अब हम बात करेंगे कि जो वेबसाइट है blockchain.com, वहां पर आप लोग ये पता लगा सकते हैं कि कितने वॉलेट वर्तमान में हमारे समुदाय के अंदर है। और फिलहाल तो हम केवल एक ब्लॉकचेन की बात कर रहे हैं जो कि बिटकॉइन ब्लॉकचेन है, और जो संख्या है वो 75 मिलियन वॉलेट हैं इसके अंदर। और बहुत सारे इसी प्रकार से अन्य ब्लॉकचेन है जो कि इस बात को प्रमाणित करते हैं कि जो ये जो प्रौद्योगिकी है ये लगातार निरंतरता के साथ प्रसिद्ध होती जा रही है और लोगों में लोकप्रियता हासिल कर रही है। और जितने ज्यादा लोग हैं जिनके पास क्रिप्टो वॉलेट करेंसी है, मुद्राएं हैं, वो भी वर्तमान में अस्तित्व में है। थोड़े साल पहले हो सकता है आपके जो दोस्त हैं उनके पास वॉलेट ना हो, लेकिन मैं फिलहाल जानता हूं कि कई ऐसे ऐसे लोग हैं जिनके कई दोस्त हैं या जिनका कोई क्रिप्टो करेंसी वॉलेट है। तो अगर आपके पास क्रिप्टो करेंसी नहीं है
तो जरूर आप हमें चैट के अंदर इसके बारे में बताएं। अगर आपके पास क्रिप्टो करेंसी नहीं है या क्रिप्टो करेंसी वॉलेट नहीं है, तो इसलिए आप लोग बिल्कुल शर्माए ना, और कृपया करके हमें जरूर आप चैट के अंदर लिखें। और मेरे को आशा है कि हमारे वेबिनार में आपको बखूबी रूप से सभी जानकारी मिलेगी और आपको मदद मिलेगी कि आप अपने स्वयं का क्रिप्टो करेंसी वॉलेट का निर्माण कर सकें और इस खूबसूरत प्रौद्योगिकी का भाग बन सकें। तो कृपया एक जमा का चिन्ह या एक नंबर मुझे चैट में दे दीजिए अगर आपके पास क्रिप्टो करेंसी वॉलेट नहीं है और आप यहाँ सीखने आए हैं कि ये प्रौद्योगिकी आखिरकार है क्या और मेरे को इसका उपयोग करना क्यों चाहिए। तो आज बहुत सारे लोग हैं दुनिया भर में जो कि क्रिप्टो उद्योग से बहुत संबंधित हैं और ब्लॉकचेन प्रौद्योगिकी से भी ऐसे नहीं तो वैसे संबंधित हैं। तो आप इस स्लाइड को देखें, अगर आप कहीं पे भी क्रिप्टो ट्रेडर या एक्सचेंज खिलाड़ी या क्रिप्टो जुनूनी उत्साही लोग उनको अगर आप जानते हैं, तो फिलहाल ज्यादातर जो इस प्रकार के लोग हैं वो नॉर्थ अमेरिका के अंदर रहते हैं, पूर्व अमेरिका के अंदर रहते हैं, जिसका ये मतलब है कि यूनाइटेड स्टेट और कनाडा जो है वो पूरे विश्व भर के अर्थव्यवस्था को चलाने वाले हैं। और ये वो देश हैं जिनकी सबसे ज्यादा बखूबी रूप से विकसित अर्थव्यवस्था है, और जितने भी लोग उन देशों में हैं उनके पास अपने ब्लॉकचेन वॉलेट है, क्रिप्टो करेंसी वॉलेट है। और जो बाकी द्वीप हैं वो भी उनका अनुसरण कर रहे हैं। इसी प्रकार से यूरोप को आप अगले नंबर में देख सकते हैं, और इसी प्रकार से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि दक्षिण अमेरिका और अफ्रीका के अंदर भी रह रहे हैं और वो भी क्रिप्टो करेंसी प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हैं। चलते हैं अगली स्लाइड में और बात करते हैं क्रिप्टो करेंसी बाजार पूंजीकरण के बारे में। तो हम यहाँ क्या देख सकते हैं, ये जो चार्ट आपके सामने है, हम यहाँ देख सकते हैं कि कितने सक्रिय रूप से और तीव्र गति से जो क्रिप्टो करेंसी उद्योग है उसका विकास हो रहा है। तो जो वेबसाइट है कॉइन मार्केट कैप, जहां मेरा आपको ये कहना है कि आप वहां जरूर जाएं और अलग अलग आंकड़ों को आप वहां पे इकट्ठा करें, क्रिप्टो करेंसी ब्लॉकचेन वगैरह। ये वो वेबसाइट है जहां पर बहुत सारे लोग जानकारी को प्राप्त करते हैं टोकन को लेके, और बहुत सारे लोग यहाँ पे आते हैं क्यों, जानकारी प्राप्त करने के लिए, अलग अलग सिक्कों को लेके, अलग अलग एक्सचेंज को लेके। तो मैं आपको यहाँ ये बताना चाहता हूँ कि ये जो वेबसाइट है ये एक प्रकार से आप विकिपीडिया की तरह मान लीजिए। तो क्या हमारे पास यहाँ पे ऐसे लोग हैं जिन्हें पता है विकिपीडिया क्या है? अगर आप जानते हैं, आपने कभी सुना है, तो जमा का चिन्ह मुझे चैट के अंदर अंकित करें, क्योंकि कॉइन मार्केट कैप जो है वो भी विकिपीडिया की तरह है। आप प्लस का चिन्ह डाल सकते हैं चैट के अंदर अगर आपने विकिपीडिया के बारे में सुना है तो। और ये जो है इसके अंदर सबसे बड़ा डेटाबेस है क्रिप्टो को लेके। और अगर मान लीजिए वहां पे कोई जानकारी नहीं है किसी टोकन के बारे में या किसी एक्सचेंज के बारे में, तो इसका ये मतलब नहीं है कि ये बुरी कंपनी है या ये बुरा टोकन है। इसका बस इतना मतलब है कि ये जो वेबसाइट है ये जानकारी को नहीं रखती है उस टोकन के बारे में, पर्याप्त जानकारी इस वेबसाइट के पास नहीं है उस सिक्के को लेके, उस टोकन को लेके, या वेबसाइट तक वो सभी जानकारी टोकन के बारे में नहीं पहुंची है। तो ये सभी जो जानकारी है ये निशुल्क नहीं है। मान लीजिए अगर आप अपने आप को प्रसिद्ध बनाना चाहते हैं सामाजिक नेटवर्क में, तो आप पैसा देंगे और आप उसके बारे में विज्ञापन अपना छाप सकते हैं, अपना प्रचार कर सकते हैं। लेकिन अगर आप क्रिप्टो करेंसी की बात करते हैं, बिटकॉइन, टेथर और ईओस और बाकी चीजें, तो जो कॉइन मार्केट कैप है वहां पे बहुत ज्यादा विस्तृत और प्रमाणित जानकारी वहां पर होती है, क्योंकि सभी जानकारी की जांच की जाती है वहां पर। और अगर हम युवा टोकन के बारे में बात करें जो अभी अभी जन्मे हैं, वो भी कॉइन मार्केट कैप में धीमे धीमे आने लगते हैं, लेकिन जो जानकारी है कि वो अस्तित्व में बाजार में आया है या नहीं कॉइन मार्केट कैप में, वो वास्तविक संकेतक नहीं है सभी चीजों को लेके। लेकिन मेरा आपको ये कहना है कि आप जरूर जाके पूरे बाजार का मूल्यांकन कर सकते हैं वहां जाकर, और वहां जाकर आपको ये पता चल सकता है कि किस प्रकार से ये जो उद्योग है इसका विकास होता है और सामान्य रूप से इसमें क्या चलता है। और इस स्थिति में इस चार्ट के अंदर हम देख सकते हैं कि दुनिया भर का जो दिलचस्पी है ब्लॉकचेन प्रौद्योगिकी को लेके, वो
बहुत ही निरंतरता से विकास और वृद्धि की ओर बढ़ रही है, वो भी बहुत तीव्र गति से। चलते हैं अगली स्लाइड पर। और यहाँ पर हमारे पास बहुत ही बढ़िया चार्ट है, एक चित्र जो कि ये दिखाता है कि क्या गति है जिससे इंटरनेट का विकास हुआ है 2004 से 2018 तक। तो आप देख सकते हैं जो संख्या है इंटरनेट उपयोगकर्ताओं की, वो लगातार बढ़ती चली गई है। और देखिए कितनी ज्यादा मात्रा में उसमें विकास हुआ है, वृद्धि हुआ है। और जो वैश्विक जन समुदाय है वो इंटरनेट का उपयोग कर रहा है। इसी प्रकार से हमारी अपेक्षा है कि ब्लॉकचेन का भी यही हाल होगा। फिलहाल हमारे पास 1,20,000 उपयोगकर्ता हैं। वो लोग जो कि ऐसे नहीं तो वैसे ब्लॉकचेन प्रौद्योगिकी के साथ जुड़ाव बनाए हुए हैं, लेकिन आने वाले कुछ सालों के अंदर ऐसा होगा कि जो भी ये प्रौद्योगिकियां हैं उनका परिचय होगा और बहुत तीव्र गति से इसका जो प्रचार है वो भी होगा, ये प्रसिद्ध बनेंगे। और जो इंटरनेट है उसकी वजह से ब्लॉकचेन प्रौद्योगिकी में भी एक बढ़ोतरी होगी, क्योंकि 24 साल लग गए इंटरनेट के विकास में। क्योंकि आपको कंप्यूटर का निर्माण करना था, सैटेलाइट का निर्माण करना था, इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण करना था, और ये सभी सैटेलाइट जो है ये ऊर्जा देती थी। लेकिन ब्लॉकचेन जो है उसके ये और भी तीव्र गति से इसलिए विकास करेगा क्योंकि इंटरनेट आज घर घर में है। तो चलते हैं अगली स्लाइड में और अब बात करते हैं प्रमुख ब्लॉकचेन अवधारणाओं के बारे में। ये यहाँ बहुत महत्वपूर्ण है कि जो भी चीजें हैं एक से एक बिंदु को आप जोड़ें और इसको बखूबी रूप से समझें। और अगर आप इस वेबिनार को फिलहाल देख रहे हैं, कागज कलम हाथ में उठा लें और सभी चीजों को अपने लिए लिख लीजिए, ताकि भविष्य के अंदर जो भी सत्र होंगे उसके अंदर आपको ये समझ में आ जाए ब्लॉकचेन आखिरकार है क्या, और आप वही तकनीकी भाषा का उपयोग कर पाएंगे जैसे आज हम आपको सिखा रहे हैं। तो ब्लॉकचेन आखिरकार क्या है? ये सूचनाओं के भंडारण यानी उन्हें स्टोर करने के लिए और प्रसंस्करण के लिए एक तकनीक है। तो बिटकॉइन जो है वो डेरिवेटिव है ब्लॉकचेन का। और ब्लॉक क्या होता है? ब्लॉक एक प्रकार की एक सूची होती है जिसके अंदर सभी रिकॉर्ड होती हैं, सभी एंट्रीज होते हैं। ये एक छोटा सा भाग होता है ब्लॉकचेन का, जो कि एक प्रकार से कुछ डाटा को अपने अंदर स्टोर करके रखता है। और ये एक चेन के साथ चेन के रूप में जुड़ती चली जाती है, बिंदु के साथ बिंदु चलता है और एक चेन बन जाता है, और आप इसे कभी बदल नहीं सकते इस जानकारी को। यह हमेशा वैसे का वैसे रहता है। और टोकन क्या है? टोकन एक प्रकार का रिकॉर्ड है एक ब्लॉक के अंदर। तो अब आप कल्पना करें कि जो ब्लॉकचेन है, मान लीजिए वो एक लाइब्रेरी की तरह है, और जो ब्लॉक है वो एक रैक है जिसके अंदर किताबें हैं, और जो टोकन है वो किताब है उस रैक के अंदर। तो इस प्रकार से इस पूरी जानकारी को आप समझें, आपके लिए सरल होगा। और जो टोकन है वो एक एंट्री की तरह होता है। ये इस तरीके से हो सकता है कि कितनी संख्या के उत्पाद हैं, मान लीजिए कि उसके कोई भी एंट्री हो सकती है किसी साइज के बारे में, कोई फॉर्म के बारे में, और ये जो एंट्री है ये हमें कोई भी जानकारी दे सकता है। लेकिन अगर हम टोकन के बारे में बात करते हैं तो इसका ये मतलब नहीं है कि ये केवल सिर्फ धन के बारे में है, भुगतान के बारे में है। लेकिन जब हम क्रिप्टो करेंसी के बारे में बात करते हैं तो ये वो जगह होती है जहां हमें ये समझ में आता है कि यहाँ ऐसे टोकन है जो कि एक पेमेंट यूनिट की तरह काम करता है। तो जो क्रिप्टो करेंसी है वो एक टोकन है ब्लॉक में, ब्लॉकचेन के अंदर, जो कि भुगतान का या जो जितने भी खाते हैं उनके सेटलमेंट में दो उपयोगकर्ताओं के बीच में इस पूरी कार्यक्षमता को चलाता है। अगर आपको समझ में आया है तो जरूर आप बताएं चैट के अंदर। और ये जो पहला भाग है हमारे इस सत्र का, ये हमने आपको बता दिया है। मैं आशा है कि आपको समझ में आ गया होगा ब्लॉकचेन क्या है, ब्लॉक क्या है, टोकन क्या है और क्रिप्टो करेंसी क्या है। मुझे आशा है कि आप इन सभी अवधारणाओं के बीच में अंतर को समझ पा रहे होंगे। और अगर हम क्रिप्टो करेंसी के बारे में बात करते हैं तो इसका ये मतलब नहीं है कि हम ब्लॉकचेन के बारे में बात कर रहे हैं, और अगर हम ब्लॉकचेन के बारे में बात कर रहे हैं तो इसका ये मतलब नहीं है कि हम क्रिप्टो करेंसी के बारे में बात कर रहे हैं। तो अगर आपका फिलहाल कोई सवाल नहीं है तो हम यहाँ से हम आगे बढ़ सकते हैं। और जो अगला भाग है हमारे वेबिनार का वो टोकन के प्रकारों के बारे में है। आज अलग अलग प्रकार के टोकन हैं।
और हम लोग जो सबसे सामान्य टोकन है उनके बारे में बात करेंगे, जो कि क्रिप्टो करेंसी है और सिक्योरिटी टोकन है। तो आज लगभग 8 से ज्यादा अलग प्रकार के टोकन है, लेकिन हम लोग और गहराई से इसके बारे में जानेंगे, इन सभी टोकनों के बारे में जानेंगे और आपको आगे और जानकारी देंगे आने वाले बाकी वेबिनार में। तो क्रिप्टो करेंसी और डिजिटल शेयर का क्या मतलब है? क्रिप्टो करेंसी एक फंक्शन है जहाँ पे सेटलमेंट हो पाता है पेमेंट का, और उसका ये मापदंड की तरह कार्य करता है, उसको मापता है। तो ये केवल उन्हीं लोगों के लिए मूल्यवान है जो इस चीज के अंदर मूल्य डालते हैं। मान लीजिए अगर मैं किसी व्यक्ति के पास जाता हूँ जो कोई क्रिप्टो करेंसी के बारे में नहीं जानता है, और अगर हम उन्हें बोले कि आप मेरे को, उनको अगर मैं जाके बोलूं कि मुझे $10 आप दीजिए और मैं आपको बदले में एक बिटकॉइन दूंगा, तो वो व्यक्ति मेरी बात को नहीं मानेगा। क्यों? क्योंकि उसको कुछ भी नहीं पता बिटकॉइन के बारे में, उसको नहीं मालूम कि किस प्रकार की ये प्रौद्योगिकी है। लेकिन जब उनको इसके बारे में पता चलना शुरू होता है, जब वो इसका उपयोग करना शुरू करते हैं, तो यकीनन वो काफी तत्परता से डॉलर को बिटकॉइन के बदले में एक्सचेंज करने को तैयार हो जाएंगे। और ये जो इसको कहीं पे भी पंजीकृत होने की जरूरत नहीं है, बल्कि ये एक पेमेंट का यूनिट है, और इसको लोग जो है, सभी लोग जो समुदाय में इसका उपयोग कर रहे होते हैं वो इसे समझते हैं, और ये एक प्रकार से रेगुलेटेड होते हैं। और जो सिक्योरिटी टोकन है, जो कि डिजिटल शेयर है, वो विनियमित होती है, यानी रेगुलेटेड होता है सभी वित्तीय संस्थाओं द्वारा, मिनिस्ट्री द्वारा, बैंकों द्वारा, और इसकी कुछ आंतरिक अपना मूल्य होता है। और ये जो टोकन है ये अनुमति देता है लोगों को एक प्रकार की सुरक्षा के रूप में, यानी कि आप अपने धन को ना खोएं, उसके लिए संरक्षण देता है। और कानून बनाए जाते हैं विनिमय को लेके, यानी रेगुलेशंस को लेके कानून होते हैं, नियम और शर्तें होते हैं, और ये जो भी टोकन होते हैं ये अलग अलग जो भी कानूनी गतिविधियां होती हैं उसके अंतर्गत आते हैं। और जो क्रिप्टो करेंसी है वो भी कानून के अंतर्गत आता है। हो सकता है कि कुछ देशों के अंदर क्रिप्टो करेंसी पे कर का भी भुगतान होता है, लेकिन जो डिजिटल शेयर है या जो सिक्योरिटी टोकन है वो किसी एक विशिष्ट संगठन द्वारा जारी किया जाता है। और जब हम क्रिप्टो करेंसी के बारे में बात करते हैं, जहाँ क्रिप्टो करेंसी का जन्म है वो लगभग या जो उसका शुभ आरंभ होता है वो 15 से 20 मिनट लगता है सिर्फ उसको शुरू करने में। और जो डिजिटल शेयर होता है उसको शुरू करना थोड़ा सा एक जटिल प्रक्रिया है। देखिए, उसका निर्माण करना फिर भी उतना मुश्किल नहीं है, लेकिन उसको पंजीकृत करना, उसके अंतर्गत संपत्ति को दिखाना, एसेट को डालना, ये थोड़ा सा जटिल प्रक्रिया होती है। तो आगे बढ़ते हैं और हम लोग और विस्तार से इसके बारे में बात करेंगे, इन सभी टोकन के बारे में जो हमारे आने वाले अग्रिम वेबिनार है उसके अंदर हम बात जरूर करेंगे। चलते हैं अगली स्लाइड पर और मिलकर देखते हैं कि किस प्रकार के अन्य हमारे पास टोकन है। जी हाँ, हमारे पास यूटिलिटी टोकन है, यानी कि उपयोगिता टोकन, यानी एक ऐसा टोकन जिसका कोई उपयोग आप कर सकते हैं, उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए आप इसे लॉटरी टोकन बोल सकते हैं। आप इसका उपयोग कर सकते हैं कोई स्क्वायर फुट, मान लीजिए रेजिडेंशियल एरिया को अगर आप मापना चाहते हैं उसके लिए इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, या स्टोरेज फंक्शन के लिए इसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं, या इसका लोग उपयोग करते हैं एक टोकन से दूसरे टोकन में एक्सचेंज करने के लिए। तो ये उपयोगिता टोकन की तरह माना जाता है, और इसकी जो भी कार्य क्षमता है वो श्वेत पत्र यानी व्हाइट पेपर के अंदर लिखे जाते हैं। और प्लेटफॉर्म टोकन क्या है? ये मूल टोकन है जो कि विशिष्ट रूप से ब्लॉकचेन के लिए बनाए गए हैं। जैसे कि मान लीजिए इथेरियम टोकन जो है वो मुख्य टोकन है इथेरियम ब्लॉकचेन का, और इथेरियम ब्लॉकचेन पर इसी प्रकार के अन्य बहुत सारे टोकन है। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि वो काम करे तो उसके लिए उन्हें इथेरियम टोकन की जरूरत है। इसी प्रकार से ईओस और यूएनटी भी है, ये वो टोकन है जिनके बिना बाकी जितने भी अन्य टोकन है या सिक्के जो हैं वो काम नहीं करेंगे। ये मान लीजिए गाड़ी के लिए गैस की तरह, ईंधन की तरह। चलिए यहां से आगे बढ़े। अब बात करेंगे स्थिर सिक्का, स्टेबल कॉइन। ये वो टोकन है जो कि स्थिर सिक्कों से जुड़ा हुआ है, और जो यूएसडीटी, यूएसडीसी और यूएसडीयू अलग अलग प्रकार के इसमें एक अनुपात में अलग अलग प्रकार के डॉलर के रूप में ये चलते हैं। और
अलग अलग ब्लॉकचेन है और उसी के हिसाब से इनका अपना एक माप करने का यूनिट है, यानी मेजरमेंट यूनिट है ये। और ये भी अकाउंट सेटलमेंट के लिए इस्तेमाल इसका किया जाता है। आप इसको एक्सचेंज कर सकते हैं $1 में, और साथ ही इसके अंदर कमीशन भी जुड़ जाता है जिसकी लागत ली जाती है। अब बात करते हैं क्रिप्टो फिएट के बारे में। क्रिप्टो फिएट सिक्के के रूप में ये किसी भी राज्य की मुद्रा या सेटल बैंक या डिजिटल मुद्रा में इसका उपयोग होता है। अलग अलग बैंकों द्वारा, अलग अलग राष्ट्रों द्वारा इसका उपयोग होता है, और ये धीमे धीमे और भी ज्यादा प्रसिद्ध होगा, लोकप्रियता ग्रहण करेगा। अलग अलग जैसे ही सरकार है और लोगों को इसके बारे में पता चलेगा, तो इसके अंदर क्रिप्टो फिएट फंडिंग का उपयोग होता है। और ये वो टोकन है जिनको एक्सचेंज किया जा सकता है कानूनी रूप से फिएट मुद्रा के अंदर, या फिर फिएट मुद्रा में किसी भी देश में। आते हैं अगली स्लाइड पे और बात करते हैं प्राकृतिक संपत्ति टोकन। तो ये वो टोकन है जो कि किसी प्राकृतिक संपत्ति के साथ जोड़े जा सकते हैं, जैसे कि तेल हो गया, सोना हो गया। ये मूल्य को नहीं दर्शाता, लेकिन उसकी मात्रा को दर्शाता है। और इसी प्रकार से कुछ एनएफटी टोकन है, जिसे क्रिप्टो कलेक्टिबल बोला जाता है। और आप यहाँ पे सभी चीजों को टोकनाइज कर सकते हैं, और साथ ही अलग अलग प्रकार के जो पोस्टर हैं उसे टोकनाइज किया जा सकता है। तो सभी चीजें जिसको आप एक एंट्री की तरह मान सकते हैं, उसे टोकनाइज किया जा सकता है। और हम आज कल्पना भी नहीं कर सकते कि किस प्रकार से हमारे जीवन में क्या क्या टोकनाइज हम कर सकते हैं। लेकिन जो सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है जिसके बारे में मैं आपको बता सकता हूँ, वो ये है, जैसे स्क्वायर मीटर आपके घर में है, और कुछ ऐसी स्थितियां हैं जहां पे आपके जो लोग हैं, निजी संबंधी हैं, वो मान लीजिए आपके प्रॉपर्टी को डिवाइड करना चाहते हैं, विभाजित करना चाहते हैं। तो कई बार ये काफी चुनौतीपूर्ण होता है, और टोकनाइजेशन के माध्यम से आप बहुत सारे लोगों के बीच में 1 स्क्वायर सेंटीमीटर को भी विभाजित कर सकते हैं, जैसे शॉपिंग मॉल के लिए अगर इस्तेमाल किया जा सके। तो यही फायदा है टोकनाइजेशन का। और बिना क्रिप्टो करेंसी के ये नामुमकिन है, क्योंकि बहुत सारे दस्तावेज और लोग किस अलग अलग संपत्ति के टोकनाइजेशन में उपयोग होते हैं, इस्तेमाल आते हैं, वो लोग इसमें शामिल होते हैं। और आते हैं हम अगली स्लाइड पर। तो जो अगला भाग है हमारे आज के सत्र का, वो टोकन को सहेजने के तरीके के बारे में है, यानी उसको आप कैसे सेव कर सकते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण है लोगों के लिए कि वो समझें कि कैसे वो क्रिप्टो करेंसी के माध्यम से धन कमा सकते हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि कहाँ से खरीदें, उसे कहाँ पे स्टोर करें। वो मूल्य तो जान जाते हैं, समाचार में उन्हें ये पता चल जाता है कि कोई टोकन जो है उसमें वृद्धि हो रही है मूल्य में, लेकिन उन्हें ये नहीं पता होता कि कौन से बटन को दबाएं। और दुर्भाग्य से बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो अपनी संपत्ति को से हाथ धो बैठते हैं, क्योंकि उनको उनके पासपोर्ट और अपनी बाकी जानकारी याद ही नहीं रहती, या वो खो बैठते हैं उसे। तो एक जो सबसे सुरक्षित तरीका है जहां आप अपने टोकन को स्टोर कर सकते हैं, वो जगह है ब्लॉकचेन। और ये कैसे हो सकता है? ये ब्लॉकचेन के वेब पेज एक्सप्लोरर के माध्यम से हो सकता है, या जब आप डाउनलोड कर लेते हैं ब्लॉकचेन को अपने स्मार्टफोन में या अपने पीसी में या अपने कंप्यूटर में, और सभी जानकारी आप अपने कंप्यूटर में स्टोर कर लेते हैं। लेकिन आज ज्यादातर जो लोग हैं वो ऑनलाइन पहुंच बनाने की कोशिश करते हैं ब्लॉकचेन के माध्यम से, जहां पे सभी एंट्री को स्टोर किया जाता है। लेकिन इसके बारे में जो विस्तृत जानकारी है वो आने वाले सत्रों में हम आपको प्रदान करेंगे। जैसे कि आप मान लीजिए हमारे ब्लॉकचेन का उदाहरण लेकर आप अध्ययन कर पाएंगे कि कैसे वॉलेट का निर्माण किया जाए, कैसे लेन देन किया जाए, किन बातों को याद रखने की जरूरत है, किस प्रकार के संसाधनों का उपयोग करना है।
और यहाँ हम जानेंगे एक और सुरक्षित तरीका कि आप कैसे टोकन को सहेज सकते हैं, इसे स्टोरेज बोलते हैं। और इसके लिए दो तरीके हैं, जहां आप डाउनलोड करते हैं हार्ड डिस्क के अंदर, और ये बहुत ही भारी लगता है और मेहनत लगती है इसमें, क्योंकि इसके लिए आपको एक विशिष्ट सॉफ्टवेयर की जरूरत होती है जहां आप डाउनलोड कर सकते हैं और इसको कहीं पे छुपा सकते हैं, ब्लॉकचेन के किसी भाग को छुपा सकते हैं। मान लीजिए अगर कोई वैश्विक आपातकालीन स्थिति हो जाती है और अगर मान लीजिए इंटरनेट आपका काम करना बंद हो जाता है, तब आप 2 या 3 कंप्यूटर को ऑन करके सभी नेटवर्क और सभी चीजों को रिस्टोर कर सकते हैं, क्योंकि सारी चीजें आपके डिवाइस पे स्टोर्ड होती हैं। और एक और तरीका है स्टोर करने का, वो है जहां आप कीज को स्टोर कर लेते हैं ब्लॉकचेन में। तो आप ब्लॉकचेन को स्टोर नहीं कर रहे होते, बल्कि जो कुंजी है जिसके माध्यम से, यानी जो भौतिक आपकी फिजिकल कीज है, उसको आप एक फिजिकल डिवाइस पे स्टोर कर लेते हैं। तो ये जो तरीका है इसे कोल्ड स्टोरेज बोला जाता है, क्योंकि भौतिक रूप से इसमें इंटरनेट की कोई जरूरत नहीं होती है। और जो भी अपराधी लोग हैं, जो भी धोखाधड़ी करने वाले लोग हैं, वो आपके लॉगिन और पासवर्ड को चोरी नहीं कर सकते अगर आपके डिवाइस इंटरनेट से डिस्कनेक्ट हो जाती है। तो इसीलिए इसको हम कोल्ड फ्रोजन बोलते हैं, यानी ये एक प्रकार से ठंडा स्टोर करने के लिए तरीका है आपके पास, यानी कि जब तक आप इंटरनेट से कनेक्ट नहीं होते तो भी आपके पास आपकी जानकारी होती है। अगला तरीका जो है वो तीसरा प्रकार है, जी हाँ, ये वाला। और ये अलग अलग मंचों पे, अलग अलग प्लेटफॉर्म पे आप स्टोर कर सकते हैं। जैसे कि ये क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज हो सकता है या पेमेंट सर्विस हो सकता है, जैसे ग्लोबल यूनिट पे का वो ले लेते हैं, जहां आप न केवल फिएट को स्टोर करते हैं, डॉलर, यूएस डॉलर को स्टोर करते हैं, बल्कि बाकी अन्य जो क्रिप्टो हैं जैसे इथेरियम, बिटकॉइन, आप एक खाते को खोल सकते हैं बाकी अन्य प्लेटफॉर्म में और वहां जाकर डिपॉजिट कर सकते हैं क्रिप्टो को। लेकिन आपको समझने की यहाँ ये जरूरत है कि जब आप क्रिप्टो को एक्सचेंज में डालते हैं तब आपके पास भौतिक रूप से कोई पहुंच नहीं बचती है अपने वॉलेट के लिए। तो जो पहला या दूसरा तरीका है उसमें आप ये जानते हैं कि किसको भेजना है, कितने लोगों को भेजना है, कितनी संपत्ति को भेजना है। आप अपने वॉलेट में जाते हैं, बटन को क्लिक करते हैं, और दूसरी स्थिति में आप इस या उस संस्था को ये बोलते हैं कि मेरे उपलक्ष्य में, मेरे बदले में आप ट्रांजैक्शन करें। और अगर आप किसी को कुछ देना चाहते हैं तो आप एक संदेश दे सकते हैं अपना सामने वाले वॉलेट को, और जो एक्सचेंज है आपके सभी निर्देशों का पालन करता है। इसमें सिक्के के दो पहलू हैं। पहला, आपको सुरक्षा प्रदान करना, क्योंकि जो क्रिप्टो है वो ध्यान रखता है कि उसके जितने भी उपयोगकर्ता हैं उनकी सभी जानकारी एक रूप से संरक्षित और सुरक्षित हो, और साथ ही हैकिंग से भी आपको बचाव मिलता है। और दूसरा, कंट्रोल फंक्शन। मान लीजिए कि एक्सचेंज जो है वो बैन कर देता है विड्रॉल को, या आपका अगर कोई भी अनुरोध है, अगर उसके लिए आपसे बोलती है कि मेरे को अतिरिक्त जानकारी आप दें, वो इस उद्देश्य से नहीं करते कि आपसे आपका धन चोरी करना चाहते हैं, बल्कि इसलिए आपसे जानकारी मांगते हैं क्योंकि उनके कुछ अपने नियम और शर्तें होती हैं, कुछ अपनी निर्देश होते हैं जिनका उनको पालन करना होता है, ताकि वो एंटी मनी लॉन्ड्रिंग जो भी रेगुलेशन है उसका ध्यान रख सके, और आपका जो पैसा है वो उसका गैर कानूनी रूप से गैर उपयोग ना हो। तो प्रोफाइल वेरिफिकेशन होता है और आपको यहाँ पे ये कंफर्म करना होता है कि जो क्रिप्टो करेंसी है वो कानूनी रूप से आपने उसको ग्रहण किया है, और साथ ही आप ट्रांसफर नहीं करते इसको गैर कानूनी उद्देश्यों से। आप इसको व्यक्तिगत उद्देश्यों से इसका उपयोग कर सकते हैं या व्यावसायिक रूप से आप इसका उपयोग कर सकते हैं। तो मैं आपको सुझाव दूंगा कि ये जो 3 तरीके हैं आप इनको लागू करें, लेकिन आपको ये समझना है कि आपको कब ये या वो वाला पहुंच आपको प्राप्त बनानी है, या आपको किसी जगह पे पहुंच बनानी है। क्योंकि मान लीजिए अगर कोई नया व्यक्ति है, अगर वो अपने एक्सचेंज पे जाना चाहता है, तो आप अपने हेल्प डेस्क पे आ सकते हैं और वहां पर आके आप अपने लॉगिन पासवर्ड को रीस्टार्ट कर सकते हैं और वो आपकी मदद करेंगे। अगर आप कोई भी गलती करते हैं तो आपकी मदद की जाती है, आपकी सभी गलतियों को सुधार करने का मौका दिया जाता है। लेकिन जो ऑनलाइन रूप से
भौतिक पहुंच है वहां पे आप ट्रांसफर को खुद से करते हैं, और जो ब्लॉकचेन है तब आपकी गलती को नहीं बदले में ठीक करती। मान लीजिए अगर आप किसी गलत खाते के अंदर अपने धन को भेजते देते हैं, कहीं पे भी भेज देते हैं अपने धन को, तो वो आप वापस नहीं प्राप्त कर सकते। अब हम बात करेंगे माइनिंग के बारे में। माइनिंग एक ऐसा तरीका है जहां आप खनन करते हैं नए टोकन का, यानी उसकी माइनिंग करते हैं, और ये आपके लिए एक प्रकार का पुरस्कार होता है कि आप नेटवर्क को लेके कितने निष्ठावान हैं, चेन को लेके कितने निष्ठावान हैं, और इस प्रकार से आपके जितने भी ट्रांजैक्शन है आप इसको वैलिडेट करते हैं। तो जो माइनिंग है वो ऐतिहासिक रूप से, ये जो है माइनिंग, माइनिंग का मतलब है कि आप कुछ संसाधनों को माइन करते हैं। जैसे कि मान लीजिए क्रूड ऑयल का उदाहरण लेते हैं, और कई माइनर होते हैं जो कि खनन करते हैं, धरती में से तेल को बाहर निकालते हैं, और उन्हें बदले में क्या मिलता है? कर्मचारियों को धन मिलता है, उनको पुरस्कार मिलता है। इसी प्रकार से माइनिंग है। ऐसा नहीं है कि माइनिंग आपने बस आपने बटन लगाया और कंप्यूटर ऑन किया और आपके पास धन आने लग गया। नहीं, ऐसा नहीं होता। अगर आप ब्लॉकचेन से कुछ अतिरिक्त लाभ प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको कुछ सेवाएं ब्लॉकचेन को प्रदान करने की जरूरत है, जैसे कि आपको उसकी कार्यक्षमता को का रखरखाव बनाए रखना है, या आप धारक बन सकते हैं इस नहीं तो उस टोकन के, या आपके पास जो भी उपकरण है उसके माध्यम से आपको जो स्टोरेज है सभी एंट्रीज की, उसको सिक्योर करना है, उसको सुरक्षित रखना है, और साथ ही जो गति है जिसके माध्यम से ब्लॉकचेन संचालित होती है, काम करती है, उसको भी बनाए रखना है। तो दो प्रकार की यहाँ पे माइनिंग है। सबसे पहला जो है वो है प्रूफ ऑफ वर्क, यानी काम का सबूत, जहां आपको पुरस्कार प्रदान किया जाता है, उपहार दिया जाता है, और जो आपका कंप्यूटेशन डिवाइस है वो फंक्शनल होती है, यानी जो कंप्यूटेशन कैपेसिटी है उसका ये उपयोग करता है ताकि वो गणना कर सके एनकोडिंग के लिए या क्रिप्टोग्राफी के लिए। और जो दूसरा तरीका है वो और भी ज्यादा प्रगतिशील है। ये थोड़े समय बाद ये अस्तित्व में आया और ये बहुत जल्दी प्रसिद्ध भी हुआ। और आज जो ये अगला वाला है, जैसे कि जो इथीरियम है वो प्रूफ ऑफ वर्क से प्रूफ ऑफ स्टेक में आ गया है, और इसमें बहुत सारे कदमों का ये प्रक्रिया है। लेकिन इथीरियम जो है वो इस माइनिंग के तरीके पे क्यों आ गया? क्योंकि ये पर्यावरण के काफी अनुकूल है, और ये बहुत ज्यादा ऊर्जा भी नहीं लेता, और जो प्रूफ ऑफ वर्क है ये बहुत सारी एनर्जी लेता है, और जो प्रूफ ऑफ स्टेक है ये एक गणित रूप से सूत्र का उपयोग करता है, सभी नियम और शर्तों का उपयोग करता है ताकि आप कुछ अतिरिक्त उपहार प्राप्त कर सकें। और यहाँ पर जो ध्यान दिया जाता है वो ध्यान दिया जाता है कि जो मशीन है वो किस प्रकार से पहुंच बना रही है इंटरनेट तक। और जहाँ पर प्रूफ ऑफ वर्क है उसमें ये देखा जाता है कि जो जो मशीन है उसकी कितनी उसकी उसकी क्या क्षमता है उस चीज के ऊपर देखा जाता है। तो चलिए आइए आगे चलते हैं और यहाँ पर बात करते हैं कि यहाँ पर आप जो जो विचार है, मुख्य विचार है वो ये है कि आप कुछ टोकन ले लीजिए और यहाँ पर हर 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 तरह के जो आप चीजें हैं वो ले सकते हैं। जैसे कि आप सिक्के ले सकते हैं, शेयर ले सकते हैं, और उसके बाद आप इन टोकन्स को आप जो हैं फ्रीज कर देते हैं एक सॉफ्टवेयर के माध्यम से या फिर किसी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के माध्यम से। अब आप कल्पना कीजिए कि यहाँ पर आपके आपके पास एक ताला है, और अब यहाँ पर आप ये जितनी भी परिसंपत्ति का भंडारण करना चाह रहे हैं, तो आपने एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के चलते हुए आपने नेटवर्क के ऊपर उसको ब्लॉक कर दिया, और जो प्रणाली है, जो सिस्टम है, वो ये समझता है कि आप वाकई जो है ये
आप जो ब्लॉकचेन के साथ बहुत समय तक और विश्वास योग्य व्यक्ति हैं जो कि काम कर रहे हैं, लंबे समय से काम कर रहे हैं, और इसीलिए वो उसके एवज में आपको जो है वो उपहार देता है। और यहाँ पर कुछ नोट्स भी होते हैं, जो कि नोट्स वो चीजें होती हैं जो कि इस ब्लॉकचेन के ऊपर 24 घंटे काम करता है। ये एक सर्वर की तरह होता है, एक सर्वर होता है जहां पर ये जो नोड है वो 24 घंटे चलता है और इस ब्लॉकचेन को गति प्रदान करता है। आइए अब आगे चलते हैं और देखते हैं कि ये विकेंद्रीकरण यानी कि डिसेंट्रलाइजेशन क्या होता है। तो क्यों ब्लॉकचेन जो है वो सुरक्षित बनता है? तो अगर हम विकेंद्रीकरण की बात करें तो आपके पास आपके पैसे हैं बैंक के अंदर और कुछ हो जाता है, कुछ आपातकालीन हो जाता है, या तो एक्सचेंज पर या बैंक में, या और ये किसी और बैंक में या एक्सचेंज जो है उसमें कुछ खराबी आ जाती है, और इसीलिए बैंक ने जो आपको चाबी दी है उस चाबी से आप उस लॉकर को नहीं खोल पाते हैं। तो ये यहाँ पर अब जो यहाँ पर केवल और केवल एक व्यक्ति को पता है कि सारी की सारी चीजें या वो जो चाबी है वो ठीक है या वो किस किस लॉकर की है, क्या है। और और डिसेंट्रलाइजेशन की वजह से विकेंद्रीकरण जो है वो इसके बिल्कुल उलट है, और इस विकेंद्रीकरण की वजह से जो ब्लॉकचेन है वो बहुत लोकप्रिय है। और अगर हम लोग बात करें बिटकॉइन की, ब्लॉकचेन की या और ब्लॉकचेनों की, तो ये जितने ज्यादा विकेंद्रीकृत इनके नोड्स होंगे उतने ज्यादा ये काम करेंगे। अब आपको मालूम है कि हमारे पास हमारे बैंक हैं और हमारे एटीएम हैं, लेकिन अगर आपको ये पता नहीं चल पाता कि आपके पास कितने पैसे हैं या बैंक के पास कितने पैसे हैं, और कितनी जो लेन देन है वो आप जो है आपका कितना लेन देन है वो आप काम कर रहा है, तो एक एक केंद्रीकृत प्रणाली के अंदर आपको सारी चीजें पता होती हैं कि इस समय से लेकर इस समय में कितनी लेन देन होंगे और किस प्रकार से आप अपने कार्य को नियोजित कर सकते हैं। लेकिन जो जो डिसेंट्रलाइज सिस्टम होते हैं, विकेंद्रीकृत जो 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 प्रणालियां होती हैं, अगर कोई हैकर उनके ऊपर अटैक भी करता है तो वो 3 या 4 कंप्यूटर पर अटैक करेगा, लेकिन बाकी की प्रणाली बिल्कुल ठीक प्रकार चलती जाएगी। तो ये एक अच्छा जो उदाहरण है वो मैकडॉनल्ड्स का है, जो कि हर देश में है, हर शहर में है। और ऐसा नहीं है कि अगर 1 या 2 रेस्टोरेंट उनके बंद हो जाएंगे तो मैकडॉनल्ड्स पूरा बंद हो जाएगा, जी नहीं। तो अब और देखते हैं कि क्यों और फायदे हैं ब्लॉकचेन के, और ये क्यों जो है खत्म होने वाली, ना खत्म होने वाली चीज है। तो यहाँ पर अब आप बात करेंगे तो लोग कुछ जो है वो दो तरह से इसको सोच सकते हैं। पहले बात तो ये कि ब्लॉकचेन जो है वो एक आपको जो है वो लेन देन दिखाता है, लेकिन लेन देन में ये नहीं बताता कि किस कार्यकर्ता का यानी कि किस उपयोगकर्ता की ये लेन देन है। लेकिन जो अब रेगुलेशंस जो आ रही हैं, जो कानून आ रहे हैं, उसके अंदर ये जरूरी है कि उनको ये बताना है कि किसने ये लेन देन किया है। और अब आप ये लिख सकते हैं कि अगर आप चाहें तो आप अपनी जानकारी जो है वो आप ये कह सकते हैं सोशल मीडिया के ऊपर कि ये वॉलेट मेरा है और इस वॉलेट का मैं मालिक हूं, तो हर किसी को ये पता चल जाएगा कि ये वॉलेट किसका है। लेकिन आज की तारीख में जितने भी वित्तीय संस्थान हैं जो ब्लॉकचेन के साथ जुड़े हुए हैं, और चाहे हम लोग वहां पर एक्सचेंज की बात करें या बैंक्स की बात करें या और सेवाओं की या सर्वर्स की बात करें, सरकारों की बात करें, वैश्विक निवेश की बात करें, तो यहाँ पर सभी के सभी जो जो प्रणालियां हैं वो इस समय इस चीज की कोशिश कर रही हैं कि उनके जितने भी उपयोगकर्ता हैं वो सभी के सभी उनके सत्यापित हों, उनका सत्यापन हो पाए। और वो इसलिए ताकि वो रोकथाम कर सकें स्मगलिंग की, और वो बचा सकें अपने आप को
कि ये कहीं जो है इसका इस्तेमाल, जो जो पैसों का जो जो इस्तेमाल है वो गैर कानूनी चीजों के लिए तो नहीं किया जा रहा। अब यहाँ पर ब्लॉकचेन के अंदर जो है आप एक के बाद एक एंट्री करते हैं और इन एंट्रियों को आप बदल नहीं सकते, और यदि आप इनको एक ही सीक्वेंस में नहीं डालेंगे तो ये चीज काम नहीं करेगी। तो एक उदाहरण के तौर पर, अगर आपके पास एक प्रक्रिया है और आप ये जानना चाहते हैं कि ये जो उत्पाद जो आपके हाथ में है वो कहाँ पर बना, कौन से देश में बना, कौन सी कंपनी के अंदर बना, किसने आपको ये उत्पाद डिलीवर किया, किसने, किस वेयरहाउस ने, भंडारण गृह ने इसका भंडारण किया, और आप जो है आपको किसने जो पैकेजिंग बनाई और उसके ऊपर किसने लिखा, तो ये सारी की सारी जानकारियां आपको प्राप्त होती हैं। तो जैसे कि अगर आपने कुछ खाने की चीज खरीदी और उसके डिब्बे के ऊपर ये लिखा हुआ था कि ये जो उत्पाद है, ये उत्पाद इन सभी चीजों का बना हुआ है, ये सामग्री उसमें गई हुई है, और अगर इसको हम ब्लॉकचेन के अंदर करेंगे तो आपने जो एंट्री की है वो ब्लॉकचेन के ऊपर जो कोड है वो आप बदल नहीं सकते हैं। तो आपको ब्लॉकचेन के ऊपर पता चलेगा कि ये जो उत्पाद आपके हाथ में ये कौन सी सामग्री से बना है, और किसी भी स्टेज के ऊपर, किसी भी चरण के अंदर आप जो है जानकारी को बदल नहीं सकते। और अगर आप बदलना भी चाहें तो उसके लिए आपको पूरी की पूरी चेन के जो ब्लॉक्स हैं उन सभी को बदलना पड़ेगा। तो इसीलिए आपको जो है वो उद्गम तक जाकर उसको बदलना पड़ेगा, और इसीलिए आप जो है अपने ग्राहकों से झूठ नहीं बोल सकते, क्योंकि जो ब्लॉकचेन है वो सारी की सारी चीजों को जो है वो नोट कर रहा है, उस पे डिजिटल हस्ताक्षर कर रहा है। आइए आगे चलते हैं और स्मार्ट अनुबंध की बात करते हैं। तो स्मार्ट अनुबंध जो है वो एक ऐसी प्रक्रिया है जो आज की तारीख में बहुत मांग में है। व्यवसाय इसकी मांग करते हैं, क्योंकि व्यवसाय जो है उनके पास हमेशा एक जोखिम की एक तलवार लटक रही होती है कि उनको पता नहीं वो अपने उत्पाद देंगे तो भुगतान होगा या नहीं होगा। इसीलिए बहुत सारे पेपर वर्क होता है, हर एक चीज के दस्तावेज बनते हैं, अनुबंध बनते हैं, वकील जो है वो लिए जाते हैं। तो यहाँ पर कई बार जो जो लेन देन होता है वो इतना जटिल होता है कि उसके अंदर जो कानूनी पेचीदगियां बहुत होती हैं। तो अब यहाँ पर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट आता है, स्मार्ट अनुबंध आता है कि आपने अगर उत्पाद जो है, अगर आपने वो मुहैया कराया है तो आपको भुगतान होगा, और अगर आपने वो उत्पाद नहीं दिया है तो भुगतान नहीं होगा। ये इस प्रकार है कि आप ईंधन भरवाने जाते हैं अपने गाड़ी के अंदर, और जैसे ही आप जो पेट्रोल पंप है, जो पंप है, वो जैसे ही आप उसका ट्रिगर दबाते हैं तो ईंधन जो है वो आपकी गाड़ी में डलता रहता है, और जैसे ही आप बटन हटाते हैं उसी समय जितना ईंधन आपकी गाड़ी में गया है उतना पैसा आपके अकाउंट से कट जाता है। और अगर यहाँ पर आप जो है उस अनुबंध के अंदर ये बात भी होती है कि यदि आप ईंधन भरवाने गए और वहां पर ईंधन मौजूद नहीं है तो आपके कोई भी आपके बैंक से पैसा नहीं कटेगा। तो ये एक मौका है, एक स्मार्ट अनुबंध एक इस प्रकार का मौका है जहां पर आप ऋण ले सकते हैं, और ऋण लेने के बाद आप उनका उनका इस्तेमाल कर सकते हैं, और जो आपकी टोकनाइज्ड या टोकनीकरण की हुई जो आपकी परिसंपत्ति है उसके जमानत के तौर पर आप ऋण ले सकते हैं। ये एक बहुत अच्छी प्रौद्योगिकी है और काफी प्रचलन के अंदर है। और इस समय जैसे कि मैं अभी घर बना रहा हूं, घर का निर्माण कर रहा हूं, और मैं चाहता हूं कि जो पैसा मैं दे रहा हूं उसका सही उपयोग हो, सदुपयोग हो, तो यहाँ पर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स जो हैं वो मेरी मदद करते हैं। और
जी हाँ, मेरे पास अभी तो जो मैं घर घर अपना बना रहा हूँ उसमें स्मार्ट अनुबंध नहीं है, लेकिन आने वाले समय के अंदर पूरी समझ और जो अनुबंध है उन सभी को बदल डालेगा। मुझे मालूम है कि आप लोग भी बहुत बार ऐसा हुआ होगा कि जब आपने किसी के लिए कुछ काम किया होगा, लेकिन काम पूरा होने के बाद आपको अपने पैसे नहीं मिले होंगे। तो अगर आपके साथ ऐसा हुआ है तो प्लस दबाकर इसकी पुष्टि कीजिए। कई बार ऐसा होगा कि कई बार आपने जो काम किया हो और काम करने के बाद आपको पैसे ना मिले हो, या पूरे पैसे ना मिले हो, कुछ कट कर पैसे मिले हो। यदि आपके साथ ऐसा हुआ है तो आप प्लस दबाकर इसकी पुष्टि कीजिए। बहुत सारे लोग इस परिस्थिति से गुजरते हैं, और उनके लिए जो जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है या स्मार्ट अनुबंध है, ये एक बहुत अच्छा विकल्प हो सकता है। यहाँ पर आप अपने नियोक्ता के साथ आप अनुबंध में आते हैं कि जैसे ही आप कार्य पूरा करेंगे, स्वतः ही पैसे आपके अकाउंट में हस्तांतरित हो जाएंगे। तो ये सारी की सारी चीजें जो हैं, आप पहले से आप अनुबंध बना सकते हैं, और कोई भी इस चीज को घटा या बढ़ा नहीं सकता या इसको बदल नहीं सकता। तो यहाँ पर जो आपके पैसे हैं, जो आपने जैसे ही कार्य खत्म किया, अब वो इस चीज के ऊपर नहीं उपस्थित होगा कि आपका एम्प्लॉयर या नियोक्ता आपके वहां पर मौजूद हैं, या वो पैसे देने के लिए मौजूद हैं कि नहीं है, उनके अकाउंट में पैसे हैं कि नहीं। आपको आपके पैसे मिल जाएंगे। तो यहाँ पर ब्लॉकचेन का एक जो फंक्शन है वो बहुत अच्छा है। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि जितने भी लेन देन होते हैं, जो भी लेन देन जो ब्लॉकचेन के ऊपर होते हैं, वो आर्थिक लेन देन होते हैं। और यहाँ पर ब्लॉकचेन आपके लिए और भी मौके लेकर आता है, जहां पर आपकी पहुंच और समुदायों तक पहुंच सकती है। तो ब्लॉकचेन यहाँ पर एक सुरक्षा के तरीके से निवेशकों के लिए भी ब्लॉकचेन मदद करता है कि वो अपनी जो आर्थिक लेन देन है, वो लेन देन ठीक प्रकार से कर पाए। और हम लोग जैसे कि व्यवसाय के लिए हम लोगों को पूंजी चाहिए होती है, हम लोगों को पता है एक मानक तरीका किस प्रकार से है। तो जब कंपनी जिसको पैसा चाहिए होता है तो वो आईपीओ के तरीके से करती है। तो जब निवेश निवेश कम पड़ जाता है तो वो अपने शेयर जो हैं वो मार्केट में रखते हैं, और इस प्रकार वो जो शेयर बिकते हैं तो उनके पास पूंजीकरण होता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो ये आईपीओ की जो प्रक्रिया है ये बहुत पेचीदा है, और उसी लिए जो ब्लॉकचेन है ये बहुत बढ़िया तरीका है जो आपके लिए लेकर आया है। एक ऐसी संरचना है, एक चेन है ब्लॉक्स की, जहां पर सभी के सभी लेन देन जो है उनका भंडारण किया गया है। और ये यहाँ पर कभी भी जानकारी को हमेशा हमेशा सुरक्षित रखता है कि कौन सी चीज कब बिकी, कौन सी चीज कैसे बिकी, किसको बिकी। और कुछ हाल ही में एक लहर आई थी आईसीओ की, जो कि इनिशियल कॉइन ऑफर थी, जहां पर बहुत सारे कंपनियों ने अपने सिक्के देकर बाजार में सिक्के देकर उन्होंने पैसे उठाए थे। तो ज्यादा ज्यादा उस गहराई में ना जाते हुए, तो हम आपको बताना चाहेंगे कि आईपीओ क्या होता है। एक ऐसी प्रक्रिया है जहां पर कंपनी अपने शेयर सार्वजनिक तौर से बेचती है और बेचने के बाद पैसे इकट्ठे करती है। तो इसके लिए बहुत ज्यादा कागजात या काम होता है। और उसके बाद आया आईसीओ, और आईसीओ 2017-2018 में शुरू हुआ। उसके बाद अगली स्लाइड पर चलते हैं। और आईसीओ के अंदर बहुत ज्यादा फायदे थे, बहुत सारी कंपनियों ने पैसा मार्केट से उठाया, और उन्होंने ये कहा कि हम लोगों ने बहुत सारे पैसे मार्केट से जुटा लिए हैं, और उन्होंने वो सीधा ही वहां से गायब हो गए। तो लोगों को ये नहीं पता था कि अब उनके टोकनों का क्या करना है। तो बहुत सारी परियोजनाएं या तो विफल हो गई, या फिर वो धांधलेबाजी थी या पिरामिड्स थी। और पूरी की पूरी जो प्रक्रिया थी, इस चीज को
इस चीज के ऊपर ध्यान दिया कि किस प्रकार से, कितनी गति से पैसे जो हैं वो इकट्ठे हो रहे थे इन इन लोगों के पास और इन कंपनियों के पास। तो 2019 के अंदर सरकारों ने इस क्षमता को जांचा, रेगुलेटर्स ने इस क्षमता का पता लगाया और उनको ये पता चला कि आप बहुत अच्छे तरीके से आप बाजार से पूंजी उठा सकते हैं। और फिर आया एसटीओ, जो कि आईसीओ और आईपीओ का एक मेल था। और यहाँ पर अलग अलग जो संगठन थे और वो इकट्ठा हुई और उन्होंने वहां पर ये दृष्टिकोण लेकर आए कि किस प्रकार से उन्होंने कानून बनाए, कि किस प्रकार से जो एसटीओ है वो होगा, वो किस प्रकार से उसका निरीक्षण किया जाएगा, किस प्रकार से उसका नियामक निरीक्षण होगा, यानी कि आपका रेगुलेटरी जो चेकिंग किस प्रकार होगी। और आपको पता होना चाहिए कि जैसे कि एसईसी है यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर, वो और भी बहुत सारे ऐसे संस्थाएं हैं जो कि लॉकअप पीरियड में आईसीओ को रखते हैं या एसटीओ को रखते हैं, क्योंकि कंपनी को वो समय चाहिए होता है कि वो अपने जो उद्देश्य हैं उनको पूरा कर पाए। तो ये निवेशकों के लिए भी बहुत अच्छा है, ताकि जो जो कंपनी है वो कहीं ऐसा ना हो कि अटकलों की वजह से उसका ज्यादा नुकसान हो, या अटकलों की वजह से ज्यादा ज्यादा से ज्यादा उसका उसके टोकन का मूल्य बढ़े। तो एक नियम के अनुसार, एसईसी के नियम के अनुसार, आप जो है जो एक साल के लिए अपने जो डिजिटल शेयर आप हैं वो रिटेल निवेशकों को नहीं बेच सकते हैं। तो वो खुले बाजार में अपने अपने सिक्कों को या शेयर को नहीं बेच सकती। तो ये केवल और केवल तभी हो सकता है जब एक साल का समय पूरा हो जाता है। तो ये एक नियम है जो एसईसी लेकर आता है, और आईपीओ बाजार के अंदर उनके अलग नियम हैं। कुछ केस के अंदर वो कहते हैं कि 3 महीने तक आप कुछ भी, आईपीओ के बाद आप लेन देन खरीद फिरौत नहीं कर सकते हैं। और यहाँ पर अब आपको एसटीओ के मामले में आपको दोनों चीजें मिलती हैं। एक तो सुरक्षा मिलती है जो कि आपको इन रेगुलेटरी बॉडीज से मिलती है, और दूसरा आपको ब्लॉकचेन के सारे फायदे मिलते हैं जो कि हर एक चीज को सरलीकरण करता है, हर एक प्रौद्योगिकी का, हर एक प्रक्रिया का सरलीकरण करते हैं, और आप ज्यादा पैसे जो हैं वो बाजार से उठा सकते हैं बहुत शीघ्र। और अगले सत्र में हम लोग इसके बारे में बात करेंगे। और एक बात और, हम लोगों ने आपसे सारे के सारे फायदे और नुकसान जो हैं वो आईपीओ, आईसीओ और एसटीओ के बीच में क्या मुख्य अंतर है इनके बारे में बताया है। आईपीओ शेयरों के लिए होता है, आईसीओ सिक्कों का प्रस्ताव होता है, और एसटीओ जो होता है वो निवेश टोकन का प्रारंभिक प्रस्ताव होता है। तो इसके दो फायदे होते हैं जो कि विकेंद्रीकृत होते हैं, जैसा कि डिसेंट्रलाइजेशन है, और केवल केवल वही कंपनी जो है, विशिष्ट कंपनियां ही इनको जारी कर सकती हैं जो कि ब्लॉकचेन के ऊपर होते हैं। तो ब्लॉकचेन जो है वो हो सकता है कि वो कानून के दायरे में ना आए, लेकिन जो ये सिक्के हैं, जो ये टोकन है, ये कानून के दायरे में आना इनका अनिवार्य है। और ये आपको समझना जरूरी होगा, क्योंकि कई बार लोग जो है इन दोनों में जो है असमंजस्यता ले आते हैं। आइए अगली स्लाइड के ऊपर चलते हैं। तो अगला जो सत्र है वो आपको बताएगा कि आप किस प्रकार से अपनी आय को बना सकते हैं, और हम लोग यहाँ पर अलग अलग रणनीतियां देखेंगे, और साथ ही साथ हम लोग सीखेंगे कि, और आने वाले वेबिनार्स में भी आपको जानकारी दी जाएगी। लेकिन अभी के लिए आज के सत्र में हम लोग आपको बताएंगे कि किस प्रकार से आप जो हैं आपकी आय की रणनीतियां क्या हो सकती हैं। तो सबसे ज्यादा जो लोकप्रिय है वो है पूर्व बिक्री, यानी कि प्री सेल। जब आप
एसटीओ की बात करते हैं या आईसीओ की बात करते हैं, तो 2017-2018 में इस रणनीति ने बहुत सारे लोगों को अमीर तो बनाया ही, लेकिन बहुत सारे लोगों ने अपना पैसा भी गंवाया। और इसीलिए ये जो आय की जो रणनीति है, ये बहुत बहुत तरकीब से इसका इस्तेमाल किया जाना चाहिए। उन उन परिसंपत्ति में बिल्कुल निवेश नहीं किया जाना चाहिए जिनके बारे में आपको नहीं पता है। और जैसे जैसे प्रौद्योगिकियां बढ़ रही हैं, इंटरनेट बढ़ रहा है, विकसित हो रहा है, आपको ज्यादा से ज्यादा जानकारी चाहिए होगी, ताकि आप जो हैं, आप एक किसी भी प्रोजेक्ट को या उत्पाद का मूल्यांकन कर पाएं। और इसीलिए आपको जो निवेश की जो जानकारी है, वो जानकारी आपको निजी निवेशक या अकादमी से लेनी चाहिए, ताकि आप सही मायने में आप निर्णय ले सकें। और अगर हम लोग आईसीओ और आईटीओ की बात करें, तो यहाँ पर पैसे बना सकते हैं, लेकिन जोखिम भी खूब है। अगली स्लाइड के ऊपर चलते हैं, वो है माइनिंग और स्टेकिंग की। तो यहाँ पर दो तरह की माइनिंग होती है जिनके बारे में हम पहले बात कर चुके हैं, प्रूफ ऑफ वर्क और प्रूफ ऑफ स्टेक। जिस प्रूफ ऑफ वर्क जहाँ पर आप जो हैं सारे उपकरणों का इस्तेमाल करते हैं, और प्रूफ ऑफ स्टेक वो होता है जहाँ पर आप कुछ सिक्के जो हैं आप फ्रीज करते हैं और उसके ऊपर आपको कुछ आय मिलती है। तो आप ये किस प्रकार काम करता है, तो आप जो है पहले तरीके में आप कुछ उपकरण खरीद सकते हैं, और उपकरण खरीदने के बाद वो आपको आय बनाने शुरू कर देता है। या आप कुछ पैसे का इस्तेमाल कर सकते हैं। पैसों का इस्तेमाल करके आप ब्लॉकचेन के ऊपर टोकन खरीद सकते हैं, और उसके बाद आप उनको स्टेक कर सकते हैं, या आप उनको कहीं लॉक कर सकते हैं, और उसके लिए आपको उपहार मिलता है और आपको जो है वो अतिरिक्त आय प्राप्त होती है। और उसके बाद आप कभी भी चाहें तो आप एक्सचेंज के माध्यम से ये जो स्टेकिंग है वो आप खत्म कर सकते हैं। अब स्टेकिंग का क्या फायदा है? स्टेकिंग का फायदा ये है कि आपको यहाँ पर उपकरण खरीदने और बेचने नहीं पड़ते हैं, क्योंकि जब आप उपकरण खरीद लेते हैं तो आपको देखना पड़ता है कि वो सही प्रकार से कार्य कर रहे हैं कि नहीं। इस चीज की पुष्टि करनी पड़ती है, क्या उनको ठंडा करने के लिए आपके पास कूलिंग टॉवर्स और इक्विपमेंट है कि नहीं है, ये सारी की सारी चीजें सही काम कर रही हैं कि नहीं कर रही हैं। तो इसका आपको ध्यान रखना पड़ता है। तो यहाँ पर आप जो है माइनिंग के माध्यम से अगर आप पैसा कमाना चाहते हैं, तो उसके लिए माइनिंग फार्म्स हैं, बड़े बड़े उद्योगपति इसके अंदर लगे हुए हैं। लेकिन आम लोगों के लिए ये तरीका बहुत बढ़िया नहीं है। आप केवल सिक्के खरीद सकते हैं, आप उनकी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, और किसी सॉफ्टवेयर के माध्यम से आप एक स्मार्ट अनुबंध को शुरू कर सकते हैं, और आप नए टोकन्स की प्राप्ति कर सकते हैं जो कि आप एक्सचेंज पे बेच सकते हैं। हमारे अगले वेबिनार्स के अंदर आपको पता चलेगा कि आप किस प्रकार से और तरीके से जो है वो माइनिंग कर सकते हैं या स्टेकिंग कर सकते हैं, और किस प्रकार के और तरीके हैं जिनमें आप भाग ले सकते हैं इस प्रक्रिया के अंदर। और आप परीक्षा दे सकते हैं, और परीक्षा देने के बाद आप कुछ टोकन भी आप प्राप्त कर सकते हैं जिनकी आप माइनिंग स्वयं भी कर सकते हैं। तो चलिए आइए आगे चलते हैं। और यहाँ पर आप जो है आय की रणनीति के अंदर आपको केवल और केवल सिक्के खरीदने हैं और उनको रखना है। तो आप जो है आप 5-10 हजार डॉलर का जब बिटकॉइन था 3 साल पहले, आप उसको बस खरीदना था, और उसके बाद आप केवल और केवल इंतजार करते हैं कि उसका बाजारी मूल्य कैसे बढ़े, कितना बढ़े। जितना ज्यादा मूल्य बढ़ेगा उतनी ज्यादा आय आपको बनेगी। तो आपको ये समझना होगा कि हर एक टोकन जो आप खरीदेंगे वो दीर्घकालिक में वो उसका मूल्य बढ़ेगा, ये निश्चित नहीं है। तो इसीलिए आपको ये जानकारी होना बहुत जरूरी है कि आप कहां पर और किस सिक्के में निवेश कर रहे हैं। तो आप इन सभी चीजों के बारे में, इन रणनीतियों के बारे में आप जान सकते हैं निजी निवेशक की अकादमी में। और हमारी निजी निवेशक की अकादमी में हमारे पास बहुत सारे निवेश सलाहकार और प्रॉफी निवेश के पाठ्यक्रम हैं, विभिन्न श्रेणियों के पाठ्यक्रम हैं। और आप जो है आप
अपने पोर्टफोलियो में किस प्रकार आप आय प्राप्त कर सकते हैं, तो ये आपको पता चल सकता है। तो अब कुछ ऐसी रणनीतियां भी हैं जहां पर आप बहुत कम निवेश या न्यूनतम निवेश के साथ आप कमाई कर सकते हैं। और लेकिन उसके लिए आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि कहीं बहुत ही निम्न क्वालिटी की जो जो परियोजनाएं हैं वो मौजूद हैं। जैसे कि बहुत सारे परियोजनाएं हैं जैसे एयर ड्रॉप, माउंटिंग। और एक रणनीति ये है कि आप परीक्षा दें, और जब आप इस पाठ्यक्रम को आप पूरा कर लेंगे और 5 या 6 इसके सत्र होंगे, तो आपको ब्लॉकचेन के बारे में, वॉलेट्स के बारे में आप को पता चलेगा। आपको पता चलेगा कि किस प्रकार से एक ब्लॉकचेन के ऊपर वॉलेट बनाए जाते हैं। आपको बताया जाएगा कि आप माइनिंग कैसे कर सकते हैं। और यदि आप एक परीक्षा देंगे इस इन सत्रों के बाद, तो आप एक लॉटरी में भी भाग ले सकते हैं, जहां पर आपको यूएनटीबी टोकन मिलेंगे क्रिप्टो यूनिट ब्लॉकचेन के ऊपर। और आपको जानकारी दी जाएगी कि किस प्रकार के वो टोकन हैं, उनका क्या मूल्य है, और वो आने वाले भविष्य में किस प्रकार वो और ऊपर उठ सकते हैं, जिनके बारे में ये सारी जानकारियां आपको अगले अगले वेबिनार में दी जाएंगी। तो यहाँ पर अब आपसे बात करते हैं कि यहाँ पर जो जो लोग हैं वो किस प्रकार की रणनीतियों का इस्तेमाल करते हैं, जिसके अंदर आर्बिट्राज और ट्रेडिंग एक तरह की रणनीतियां हो सकती हैं। और यहाँ पर आपको ये पता होना चाहिए कि आप कब टोकन खरीद रहे हैं या कब परिसंपत्ति खरीद रहे हैं। जब आप खरीदारी करते हैं तो आप निचले मूल्यों पर खरीदारी करते हैं। जब आप बिक्री करते हैं तो ऊपरी मूल्य में आप उसको बेच देते हैं, तो आपको फायदा होता है। और आर्बिट्राज क्या है? आर्बिट्राज क्या होता है कि अलग अलग मंच हैं, अलग अलग प्लेटफॉर्म है, अलग अलग एक्सचेंज है। और वहां पर जो क्रिप्टो एक्सचेंज है उसके अंदर हर एक मूल्य जो है वो अलग अलग हैं। तो वो उस एक्सचेंज से खरीदते हैं जहां पर सस्ता मूल्य है, और वहां बेचते हैं जहां पर जो उस एक्सचेंज पर बेचते हैं जहां पर मूल्य ज्यादा होता है। तो ये एक प्रकार की अटकलें लगती हैं, और आप अलग अलग सिक्कों में ये ट्रेड कर सकते हैं। आप सिक्के जो है डंप कर सकते हैं। अलग अलग तरीके से आप आर्बिट्राज कर सकते हैं। लेकिन मैं इस प्रकार की जो आय है वो नए लोगों के लिए मैं ये रणनीतियां नहीं बोलूंगा, ये नहीं बताऊंगा कि आप इसका अनुसरण करें, क्योंकि ये उन लोगों के लिए है जो विशेषज्ञ हैं और बहुत सालों से इसके अंदर काम कर रहे हैं। मैं इस चीज के ऊपर विश्वास करता हूं, आइए अगली स्लाइड के ऊपर चलते हैं। और मैं इस चीज के ऊपर विश्वास करता हूं कि मैं डिजिटल शेयर में निवेश करने में विश्वास रखता हूं, क्योंकि ये दीर्घ काल में ये आपको फायदा पहुंचाएगा। और मैं तो ये कहूंगा कि आप अपनी जो क्रिप्टो क्रिप्टो निवेश जो आप कर रहे हैं, या आप अपनी क्रिप्टो पोर्टफोलियो बना रहे हैं, तो आप अपनी शुरुआत जो है वो डिजिटल सुरक्षा टोकनों के साथ करिए, डिजिटल शेयर्स के साथ कीजिए, क्योंकि ये विनियमित है, इनके ऊपर रेगुलेशंस हैं। और साथ ही साथ आप इनको हमेशा जो है आप इनकी खरीद फरोख्त भी कर सकते हैं। और कुछ कंपनियां हैं जिनके पास डिजिटल शेयर हैं, और बहुत सारी जो डिजिटल शेयर हैं वो डिविडेंड्स यानी कि लाभांश भी देती हैं। और जब आप निवेश करते हैं कि आपको लाभांश चाहिए, तो मुझे लगता है कि लाभांश प्राप्त करना एक बहुत ही बढ़िया दीर्घकालिक रणनीति हो सकती है आय कमाने की। तो मैं वॉरेन बफे को का पूर्ण रूप से अनुसरण करता हूं, और मैं पूरी कोशिश करता हूं कि मैं एक बड़ा पोर्टफोलियो बनाऊं। मैं उनका अनुसरण करता हूं, जैसा मैंने आपको बताया। वो जो बोलते हैं मैं उनको सुनता हूं, जो उनके कायदे हैं वो मैं उनको सुनता हूं। और इसीलिए मुझे लगता है
कि मैं उनकी तरह अमीर तो नहीं बनना चाहता, लेकिन मैं अमीर बनना चाहता हूं, और हो सकता है कि एक दिन मैं उनके साथ एक ही टेबल पर बैठकर खाना खाऊं। आइए अगली स्लाइड के ऊपर चलते हैं। तो ब्लॉकचेन और क्रिप्टो करेंसी का आधुनिक उपयोग क्या है? तो आज की अगर हम बात करें तो ऐसे देश हैं जिन्होंने शुरुआत की है, और उन्होंने क्रिप्टो करेंसी भी स्वीकार करनी शुरू कर दी है। और वेनेजुएला है, पेरू है, जहां पर उन्होंने जो तेल है उसका उन्होंने डिजिटलीकरण कर दिया है। और वो एल साल्वाडोर जो है, उन्होंने अभी हाल ही में घोषणा की है कि वो बिटकॉइन का इस्तेमाल करेगा भुगतान के लिए। बहुत सारी भुगतान प्रणालियां और बैंकिंग व्यवस्थाएं और सेवाएं जो हैं, उन्होंने क्रिप्टो करेंसी का भी इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। और वो साथ ही साथ ब्लॉकचेन भी इस्तेमाल कर रही हैं। और वो ब्लॉकचेन का ही केवल इस्तेमाल नहीं कर रही हैं डेटाबेस बनाने के लिए या डेटा भंडारण के लिए, बल्कि उन्होंने ब्लॉकचेन का इस्तेमाल किया है एकीकरण करने के लिए अपनी प्रणालियों के साथ। और पेपाल ने हाल ही में अपने क्रिप्टो वॉलेट्स और क्रिप्टो करेंसीज का लेन देन शुरू किया है, भुगतान लेना शुरू कर दिया है। ग्लोबल यूनिट पे का वॉलेट मैं इस्तेमाल करता हूं, जो कि स्विस वॉलेट है, जो कि आपकी पहुंच बनाता है कि आप क्रिप्टो और फिएट को अंदर आप विनिमय कर सकें, और आप जो है वॉलेट का इस्तेमाल कर सकते हैं ऑनलाइन खरीदारी के लिए। और कुछ भी आप जो ऑनलाइन खरीदना चाहते हैं क्रिप्टो के माध्यम से, तो वो आप कर सकते हैं। आज की तारीख में बहुत सारे देश, बहुत सारे व्यवसाय हैं जो कि क्रिप्टो करेंसी का अनुसरण कर रहे हैं, उनकी प्रौद्योगिकियों को का अनुसरण कर रहे हैं। बहुत सारे बैंक जो हैं वो इस चरण में हैं जहां पर वो एक राष्ट्रीय मुद्रा बनाना चाह रहे हैं। तो ये एक और मुझे लगता है कि एक घटक है जो कि आपको देखना चाहिए जब आप क्रिप्टो करेंसी की बात करते हैं। मुझे लगता है कि आने वाले समय में जो फिएट करेंसी है, या फिर यूं मान लीजिए कि जो कागजी मुद्रा है, वो बिल्कुल खत्म हो जाएगी, जैसे कि सोने और चांदी के सिक्के खत्म हो गए, सीप खत्म हो गई जिसको हम देकर कुछ लेन देन करते थे। तो अगर आपको याद हो तो इतिहास में बहुत सारी जो 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 लोग थे वो सोने के सिक्कों का, चांदी के सिक्कों का इस्तेमाल करते थे खरीदारी करने में, बेचने में। लेकिन हम लोग अब इनको इस्तेमाल नहीं करते। आज की तारीख में इनका ऐतिहासिक मूल्य ज्यादा है। और अगर हम लोग आप बात करें, और आप अगर 100 की राशि को लिखें और उसके बाद आप उसको रंग कर दें, तो आप वो कागज का टुकड़ा अगर बाजार में लेकर जाएंगे तो कोई भी उसको खरीदेगा नहीं, एक बोतल पानी का भी नहीं देगा। तो कागजी मुद्रा के एवज में हम लोग इस्तेमाल करते हैं वीजा और मास्टर कार्ड का। और मुझे लगता है, जो मैं सोचता हूं या दूरदर्शिता मेरी ऐसी है, कि आने वाले समय के अंदर भविष्य में, और बहुत ही निकटतम भविष्य में, ऐसा होगा कि आप एक दिन देखेंगे कि एक सभी के सभी बैंक जो हैं वो इस अनुबंध पर आएंगे, कि हम लोग सभी बैंक इस अनुबंध पर आएंगे कि और हम सभी लोग कोई सेटलमेंट भी कागजी ऑनलाइन हो मुद्रा नहीं जाएगा। लेंगे। और जो ब्लॉकचेन है वो इसके अनुकूल होके काम करेगा। और इस चीज का सारांश लेते हुए चलते हैं अगली स्लाइड पर। सिद्धांत अच्छा है लेकिन अभ्यास बेहतर है। आज मैं आपको बहुत सारा सिद्धांत दे रहा हूं। हमने सभी सिद्धांतों के बारे में जाना, अवधारणाओं के बारे में जाना। हमने ये जाना कि आप आय को उत्पन्न कर सकते हैं। और मैंने आपके साथ बहुत सारी जानकारी को साझा किया। तो 1 से लेकर 10 तक की गणना में
आप कृपया करके मुझे ये बताएं अगर आपने कुछ नया आज मुझसे प्राप्त किया है तो, या मुझसे कुछ नया अनुभव आप लेके जा रहे हैं, कोई नई चीज आपने सीखी है, नई अवधारणाओं के बारे में आपने जाना है, नया ज्ञान आपको अगर मिला है, तो मुझे आशा है कि यहाँ लोग जो मुझे सुन रहे थे उनके लिए मैंने उनके जीवन में कुछ मूल्य डाला हो। धन्यवाद है आपकी प्रतिपुष्टि का, मैं बिल्कुल आपके फीडबैक देख पा रहा हूँ। धन्यवाद है आपका कि आप आज हमारे साथ इस सत्र में शामिल हुए और साथ ही ये जानकारी आप अपने साथ लेके जा रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और आने वाले भविष्य में, और अगर सटीक रूप से बोलूं तो 7 सितंबर 4 बजे मॉस्को समय के हिसाब से एक और सत्र आयोजित होगा। ये हमारी श्रृंखलाओं में, सत्रों की श्रृंखलाओं में एक सत्र होने वाला है जो कि आपको लाभ बताएगा क्रिप्टो यूनिट ब्लॉकचेन और उसके टोकन के, और साथ ही एक ब्लॉकचेन का उदाहरण को लेते हुए हम आपको समझाएंगे कि किस प्रकार के टोकन है, किस प्रकार के स्टेकिंग कार्यक्रम है, और साथ ही हम आपको बहुत ज्यादा अभ्यास की ओर चलती हुई जानकारी आपको हम देंगे जिसको आप अभ्यास में लागू कर पाएंगे। और 7 सितंबर को ये होगा। अगर आप तैयार हैं सैद्धांतिक सत्र के बाद व्यवहारिक सत्र के बारे में जानने के लिए, तो 7 सितंबर की तारीख 4 बजे मॉस्को समय अंकित कर लीजिए आप अपने कैलेंडर में। और जितने बाकी वक्ता है आपकी आस में होंगे कि आप जरूर हमारे साथ शामिल होंगे और हमारे साथ मिलकर कुछ व्यवहारिक चीजों को साथ करेंगे। तो अगर आपका कोई सवाल है, तो मैं ये जानता हूं कि हम लोग एक वैश्विक समुदाय हैं और आपका जरूर कोई ना कोई सवाल होगा। तो अगर कोई सवाल है जरूर आप हमसे पूछें। अगर किसी का कोई सवाल है जो आपको नहीं समझ में आया हो, कोई जानकारी जिससे आप चूक गए हो, और अगर मान लीजिए अगर आपके किसी सवाल का मैंने उत्तर ना दिया हो, तो जरूर आप हमसे अपने सवालों को पूछें। हमारे चैट में अगर कोई और आपका सवाल है, मुझे बहुत खुशी होगी अगर हमारे अनुवादक आपके सवाल हम तक पहुंचाएं, तो मैं जरूर आपके सभी सवालों का उत्तर बखूबी रूप से दूंगा। आपके सवालों के इंतजार में है। तो इटालियन चैट में लोग केवल धन्यवाद दे रहे हैं, इसका मतलब सबको सब कुछ स्पष्ट है। हिंदी चैट में भी सभी लोगों को बहुत अच्छे से बखूबी रूप से लोग उत्तर दे रहे हैं, और लोग बोल रहे हैं कि यूरोप के अंदर जो भी गतिविधियां हैं क्रिप्टो करेंसी से आधारित, वो यूरोप सरकार द्वारा उसको स्वीकृति मिलनी चाहिए। मेरे ख्याल से ये कुछ प्रचार या विज्ञापन के बारे में बात हो रही है, पर ये जो आज का हमारा विषय है उससे आधारित आपका सवाल नहीं है। एक दिलचस्प सवाल पूछा जा रहा है कि मरिया एंटोनिनका जी कंपनी छोड़ के क्यों चले गए और वो सत्रों को क्यों नहीं आयोजित कर रही। तो जहां तक मैं जानता हूँ, किसी भी अन्य एम्प्लॉय यानी कर्मचारी कंपनी का आज एक व्यक्ति को नौकरी मिलती है और फिर आज नहीं तो कल वो उसको बदल दिया जाता है। हो सकता है कि वो सामने वाला जो कर्मचारी है या तो वो थक गया हो खुद से, या शायद अब उसकी जो सेवाएं हैं वो उपयोग में नहीं आ रही हो। तो मेरे ख्याल से ये वो सवाल नहीं है जिसको हमें यहाँ पे, जिसके बारे में हमें चर्चा करनी चाहिए। तो मैं ये जरूर कहूंगा कि मरिया एंटोनिनका जी बहुत ही एक ज्ञानवान महिला है कंपनी में, और मुझे लगता है कि हमारी जो मैनेजमेंट है उन्होंने मुझे ये मौका दिया है कि मैं इन सत्रों को आयोजित कर सकूं। वैसे मरिया एंटोनिनका जी बिल्कुल ठीक है और वो मेरे जैसी ही एक एम्प्लॉय हैं, एक कर्मचारी हैं। आज मैं शायद इन सत्रों को आयोजित कर रहा हूं, हो सकता है मेरी जगह कल को कोई और आ जाए। और अगर आपका कोई सवाल ब्लॉकचेन से आधारित है तो जरूर पूछें। अगर आपका
कोई सवाल है जो माइनिंग टोकन के प्रकार, अगर उसके बारे में ना जानते हो? नाइन्टी 91% रैम वॉलेट से एक सवाल पूछा जा रहा है, और ये जो सवाल है इसका उत्तर किया जाएगा हमारे अगले सत्र में, और इसको पूर्ण रूप से जवाब दिया जाएगा। और वहां पर आप और गहराई से सभी मेमोरी के बारे में जानेंगे। हमारे ब्लॉकचेन को लेके अलग अलग प्रकार के ब्लॉकचेन होते हैं, अलग अलग उसमें क्षमताएं होती हैं, उसकी कैपेसिटी होती है, और अगर आप अलग अलग रूप से इसकी कार्य क्षमताओं को आगे बढ़ाना चाहते हैं, उसकी फंक्शनैलिटी चाहते हैं, तो उसमें अलग अलग आवश्यकताएं होती हैं स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का या बाकी चीजों का, जो कि इसकी क्षमता को बखूबी रूप से बरकरार रखते हुए ब्लॉकचेन को संचालित करता है। तो आपके सवाल को देने के लिए उत्तर देने के लिए आप हमारे अगले सत्र में जरूर शामिल हो। और क्या इस वेबिनार का रिकॉर्डिंग अवेलेबल होगी बैक ऑफिस में? जो रिकॉर्डिंग है बिल्कुल उपलब्ध है, और जो पहली श्रृंखला थी ब्लॉकचेन की और क्रिप्टो करेंसी की, उसमें ये रिकॉर्डिंग बिल्कुल आपके लिए उपलब्ध है ऑनलाइन इंटरनेट पे। और हम लोग ये जो दूसरा श्रृंखला है प्रशिक्षण का, इसको हम आगे बढ़ा रहे हैं क्योंकि लोगों की इसमें बहुत ज्यादा दिलचस्पी होने लगी, और मुझे आशा है इसी प्रकार से तीसरी और चौथी श्रृंखला भी इन्हीं सत्रों के आगे भी आयोजित होगी। तो अगर आप अपने परिजनों को, दोस्तों को जानते हो जो इस जानकारी को आपसे प्राप्त करना चाहे, तो जरूर आप उनको हमारे साथ जोड़ें। अगर आपका कोई संबंधी है या कोई ऐसा व्यक्ति है जिसे अभी भी ब्लॉकचेन प्रौद्योगिकी के बारे में नहीं पता है, तो जरूर आप मुझे चैट के अंदर अपना फीडबैक दें। अगर आपकी कोई रुचि है इस चीज में कि आप इस प्रकार के सम्मेलनों को या इस सत्रों को मासिक रूप से ग्रहण करना चाहें, जहां पर न केवल आपको जानकारी इतिहास और प्रौद्योगिकी के बारे में ही जानकारी मिले, बल्कि इसके साथ साथ आपको इस प्रौद्योगिकी के विकास में भी आप कुछ चलनों के बारे में जान सके, कुछ रुझानों के बारे में जान सकें। तो मेरे को बिल्कुल आपका फीडबैक देखने को मिल रहा है, और मुझे बहुत खुशी होगी अगर आप जो पहला पाठ्यक्रम है उसको ग्रहण करें, सभी सवालों का जवाब दें, और हमारे सभी उपहारों के विजेता बने, और कुछ टोकन भी हासिल करें। तो इसके बाद जो अगली सीरीज है, श्रृंखला है इन प्रशिक्षण की, ये आपके दोस्तों द्वारा वो लोग इसमें शामिल होंगे। तो धन्यवाद है आपके फीडबैक के लिए, धन्यवाद है आपके बहुमूल्य समय के लिए, अपना ध्यान देने के लिए। आप सभी को मैं यहीं पे शबा खैर बोलता हूँ, और आशा करता हूँ कि वित्तीय क्षमताएं और ताकत आपके हक में रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपसे यहीं विदा लेते हैं, और हिंदी अनुवादक के रूप में मैं साक्षी मल्होत्रा और मेरे साथ हरमीत सिंह जी आपके साथ यहीं विदा लेते हैं। आशा है नए जोश और उमंग के साथ आपसे पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए आपका जीवन और स्वास्थ्य मंगलमय और आनंदमय हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ शुभ रात्रि। धन्यवाद।